नमस्कार, मैं शिवांशी और आप देख रहे हैं DLP न्यूज टीवी। देश इस वक्त सदमे में है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में मंगलवार की शाम आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया। सूत्रों के अनुसार इस भीषण हमले में 20 से अधिक पर्यटकों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमला बाईसारन घाटी में हुआ, जो टूरिज्म के लिहाज से बेहद लोकप्रिय इलाका है। हमले के पीछे कौन? एक्सपर्ट का बड़ा दावा। हमले के तुरंत बाद द रेजिस्टेंस फोर्स TRF ने जिम्मेदारी ली, लेकिन दक्षिण एशिया मामलों के जानकार कमर आगा ने NDTV से बातचीत में कहा, TRF सिर्फ एक मुखौटा है। इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का ही हाथ है, जिसे पाकिस्तानी सेना और ISI का सीधा समर्थन प्राप्त है। उन्होंने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर में पिछले कई दशकों से सक्रिय है और क्षेत्र की पूरी जानकारी उसके पास है। हमले का समय और उद्देश्य क्या है? साजिश। कमर आगा ने बताया, हमला जानबूझकर उस वक्त किया गया जब इलाके में पर्यटक मौजूद थे। मकसद साफ था, आतंक का संदेश फैलाना और कश्मीर के पर्यटन को नुकसान पहुंचाना। उन्होंने ये भी कहा कि हमले की प्लानिंग में कई लोग शामिल थे, भले ही हमला केवल 3 लोगों ने किया हो। घटनास्थल की रेकी पहले की गई थी, स्थानीय सहयोगियों से पूरी जानकारी जुटाई गई थी। सरकार की प्रतिक्रिया और कार्रवाई। गृह मंत्री अमित शाह हमले की खबर मिलते ही श्रीनगर रवाना हो गए और वहां एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, यह हमला मानवता पर हमला है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। स्थानीय प्रतिक्रिया और माहौल। घटनास्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश है। कई जगहों पर कैंडल मार्च और शांति सभाएं। DLP न्यूज टीवी की टीम इस हमले से जुड़ी हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचाती रहेगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ खबर देना नहीं है, सच सामने लाना है। हम आपसे अपील करते हैं, अफवाहों से दूर रहें, भरोसेमंद स्रोतों से जुड़े। मैं शिवांशी लूंगी इजाजत। देश के लिए जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। आइए देखते हैं इस घटना की पूरी रिपोर्ट। एक ने इस बात को कहा कि आतंकवाद को मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया जाएगा। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके मंसूबों को कभी एक तरीके से पास नहीं होने दिया जाएगा। उनके जो मंसूबे हैं वो पास नहीं हो सकते हैं और उन पर करारा प्रहार किया जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं इस वक्त श्रीनगर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और अपुष्ट खबर इस बात को लेकर भी थी, कई लोग घायल हुए थे। जो घटना आज पहलगाम में अंजाम दी गई है, तमाम पर्यटक जो पहुंचे हुए थे परिवार के साथ में, तमाम पुरुष महिलाएं बच्चे, हमने कुछ तस्वीरों में भी देखा किस प्रकार से जो विचलित करने वाली तस्वीरें भी थी। लोगों के ऊपर हमला किया गया है और कितनी संख्या में आतंकी थे, कितने लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शब्बीर डार भी हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से जुड़ गए हैं। शब्बीर, गृह मंत्री अब पहुंच गए हैं, आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जी, गृह मंत्री अभी श्रीनगर पहुंच गए हैं और वो यहाँ पे एक सिक्योरिटी रिव्यू लेंगे कि ये जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है, इसके बारे में जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज का जो उसमें रिपोर्ट्स होंगे वो होम मिनिस्टर से सदा करेंगे। वो एयरपोर्ट से वो सीधे वहाँ गवर्नर हो जाएंगे और वहाँ पे जो टॉप पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो होम मिनिस्टर को ब्रीफ करेंगे। और जो पहलगाम का जो अटैक है, ये न केवल टूरिज्म पे अटैक है, बल्कि यहाँ के लोगों के रोजगार पे अटैक है। तो इसलिए हमने देखा कि यहाँ कश्मीर में जितने भी सियासी दल है या आम लोग हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उन्होंने इसको निंदा की है और एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन और गवर्नमेंट भी इसको बड़ी संजीदगी से ले रही हैं। इसी का नतीजा है कि होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के कहने पे स्वयं यहाँ पहुंचे हैं और अभी कुछ देर बाद वो एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेंगे और उसके बाद होम मिनिस्टर का पहलगाम जाने का भी प्लान है। वो रात को जाएंगे या कल जाएंगे, उसकी अभी निंदा नहीं हुई है। उस पर हम देर रात तक वो भी पता चलेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि होम मिनिस्टर इस अटैक को लेके बड़े संजीदा है, बड़े सीरियस है और किस तरह कौन से लोग इसके पीछे हैं और कितने टेररिस्ट हैं, कैसे उन्होंने ये अंजाम दिया, उस पर एक बिल्कुल शब्बीर, आपको रोकना चाहेंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त श्रीनगर से हमारे पास में आ रही हैं, जहां पर वो समीक्षा बैठक जिसका जिक्र किया जा रहा था, हम देख सकते हैं कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह है, LG मनोज सिन्हा मौजूद है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद है, इसके अलावा तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, जिन लोग एक तरीके से इस बात की समीक्षा करेंगे कि आखिर कैसे
ये एक वारदात सामने आई है पहलगांव में। इसके लिए एक तरीके से गृह मंत्री को ब्रीफ दिया जाएगा कि ये घटना कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण थे, मौजूदा वक्त में कैसे पूरा ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है उन तमाम आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। शब्बीर, जो बात आप कह रहे थे वो लगातार यही कि एक बहुत बड़ी घटना के बाद लेकिन उससे भी ज्यादा हरकत में सरकार नजर आ रही है, सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं कि अगर घटना हुई है तो त्वरित कार्रवाई को लेकर हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं, फैसला लेने में देरी ना हो, इसलिए टॉप लेवल की लीडरशिप भी दिखाई पड़ रही है, केंद्र और राज्य के बीच में वो समन्वय भी दिखाई पड़ रहा है। ये बैठकें और उसकी जो तस्वीर है वो सीधे तौर पर यही बयां करती है। शब्बीर जी बिल्कुल, यही गंभीरता से ये अटैक को लिया जा रहा है, न केवल सरकार की ओर से बल्कि यहाँ आम लोग भी सरकार से यही मुतालबा इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों से हमने बात की है उनका यही कहना है कि सरकार जल्द अज जल्द जो लोग इसके पीछे हैं, इस अटैक के पीछे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो टेररिस्ट है जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है या वो लोग हैं जो इसके सहयोगी है, उसके पीछे है, उन सब लोगों की उनको सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो वही ये जो एक मीटिंग हो रही है जिसमें एलजी हैं, सीएम हैं और सारे बड़े जो लोग हैं सिक्योरिटी अपैरेटस के या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो बिल्कुल इस बात को लेके बड़े संजीदा हैं, बड़े गंभीर हैं कि कश्मीर में जो पिछले 10 साल से हमने बदलता हुआ कश्मीर की तस्वीर पूरे दुनिया को दिखाई है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे जो पीस है, यहाँ पे रात देर तक टूरिस्ट हो, लोकल हो, वो अपने किसी भी जगह जा सकते थे, अपने कारोबार कर सकते थे और टूरिज्म के साथ लाखों के तादाद में यहाँ के युवा जुड़े हैं, चाहे वो टूर ऑपरेटर्स हो, होटल वाले हैं, शिकारे वाले हैं या केबल या कैब ड्राइवर्स हैं, लाखों के तादाद में युवा और लोग इसके साथ जुड़े हैं। तो ऐसे अटैक कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार पे अटैक है। तो एक हर सतह से, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं, बिजनेस पीपल हैं, आम लोग हैं, सरकार से यही मुतालबा है कि ऐसे अटैक्स को यहाँ पे कश्मीर में अब नहीं होने देना चाहिए। और क्योंकि अब जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट हो रही है, उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह यहाँ के लोगों की ये जो इकोनॉमी जुड़ी है, किस तरह लोगों का कारोबार जुड़ा है। तो ऐसे अटैक्स यहाँ के इकोनॉमी पे असर होता है, यहाँ के टूरिज्म पे असर है। तो इसलिए सरकार और लोग आज के अटैक के हवाले से एकजुट के एक सिक में है कि ऐसे अटैक्स को कश्मीर के धरती पे अब कोई जगह नहीं है। शब्बीर, पुलवामा से जो माफ कीजिएगा जो खबर आ रही है इस वक्त, जो कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से, खास करके जहाँ पर ये आतंकी घटना हुई वहाँ से जो खबर आ रही है वो ये खबर है कि भाई वहाँ पे स्थानीय लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आतंकवादियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये भी खबर आई है कि कश्मीर के कुछ हिस्सों में जो मस्जिदें हैं उन मस्जिदों से आतंकवादियों के, दहशत गर्दों की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की जा रही है। सार्वजनिक रूप से वहां पर जो है मस्जिदों में, इसके बारे में डिटेल बताएंगे और श्रीनगर में क्या एक्टिविटी है उसको लेकर बताएं विस्तार से। देखिए, यहाँ पे जो है मीर उमर फारूक हो या यहाँ पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, मस्जिदों के बड़े बड़े खानकाहों के हैं, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में इस इंसिडेंट की निंदा की है। और साथ ही साथ ये कई जगहों पे इस वक्त कैंडल लाइट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं मस्जिदों में। न केवल इस इंसिडेंट के खिलाफ इसको निंदा की जा रही है, बल्कि जो घायल हैं या जिनकी डेथ हुई है उनके हक में दुआएं की जा रही है। तो ये रिपोर्ट्स कश्मीर के कोने कोने से इस वक्त मिल रही हैं कि मस्जिदों में जो इमाम हैं, जो लोग वहाँ पे प्रेयर्स के लिए जा रहे हैं, उन्होंने खास प्रेयर्स इन इंजर्ड के लिए और जिनकी डेथ हुई है, और कहा है कि इस दुख की घड़ी में पूरे कश्मीर के अवाम, चाहे वो जो लोग टूरिस्ट के साथ जुड़े हैं, टूरिज्म के साथ जुड़े हैं, या आम लोग, वो इन टूरिस्ट के साथ इस वक्त खड़े हैं। हमने देखा है कि हमेशा कश्मीर में जब भी टूरिस्ट को किसी भी जगह कोई भी समस्या हुई तो आम लोग आगे आए हैं। अभी हमने जब बर्फबारी हुई थी तो गांदरबल में कुछ टूरिस्ट जब फंसे थे तो वहाँ पे लोगों ने मस्जिदों को खोला था, उनके लिए खाना मुहैया किया था। तो वही जज्बा इस वक्त भी दिख रहा है, क्योंकि पुलवामा हो, कुलगाम हो, कुपवारा हो, बारामूला हो, श्रीनगर हैं और भी दूर दराज के इलाके में हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि लोग इस वक्त कैंडल लाइट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग इस इंसिडेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और प्रशासन से, खासतौर पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ मिनिस्टर से मुतालबा कर रहे हैं कि सख्त से सख्त
जो कार्रवाई हो इन लोगों के खिलाफ की जाए जिन लोगों ने ये टूरिज्म के खिलाफ ये अटैक किया है। जी अशोक जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि आप भी कई बार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाते रहे। हमने देखा कुछ महीने पहले जब चुनाव हुए वहां पे आप उस वक्त रिपोर्टिंग करने के लिए भी गए थे, तमाम स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए भी गए थे। एक नए कश्मीर को और पहले के कश्मीर को आपने दोनों को देखा है। उस नए कश्मीर जो आज खड़ा हो रहा है इस प्रकार की आतंकी वारदात के खिलाफ, जी साहब हमें ये ऐसी चीजें नहीं चाहिए, यही तो एक विश्वास पैदा हुआ है बीते कुछ वर्षों में, जो अब तरीके से दिखा रहा है कि साहब ऐसी घटना अब ये कश्मीर बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए अरविंद, जो आपने कहा ना, इसमें दोनों फैक्टर हैं। एक फैक्टर है कश्मीर तो बदला है, निश्चित रूप से बदला है, लेकिन इस घटना ने दिखाया कि जो आतंकवादी हैं या आतंकवादियों के जो आका हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजी अब बदल ली है। क्योंकि आप देखिए, जो पहले जो है स्थानीय लड़के जो है जो रिक्रूट किए जाते थे टेररिज्म के लिए, वो कभी भी जो सैलानी उनको निशाना नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो सैलानी आएंगे उसी से कश्मीर की जो पूरी इकोनॉमी है, कश्मीर के लोगों की जो रोजी रोटी चलती है, जो वहां पर जो शिकारे वाले हों, वहां पे कपड़े बेचने वाले हों, वहां पर जो है जो लोग जो है फ्रूट्स वाले हों, उन सब का जो है एक तरह से कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी सैलानी होते हैं। तो कभी भी जो लोकल रिक्रूट्स होते थे वो कभी भी सैलानियों को निशाना नहीं बनाते थे। और लेकिन इस बार जो है टारगेट सैलानियों को किया गया। क्यों? क्योंकि 370 हटने के बाद जैसे ही वहां पर सैलानी बढ़े, व्यापार बढ़ा, वहां पर उद्योग धंधों के लिए बातें होने लगी, तो उससे जो आम कश्मीरी है ना, उसको लगा था ये 370 और ये जो हुर्रियत वाले थे ये हमारे कोई सगे नहीं थे ना, हमारे लिए कुछ अच्छा करते थे। उनको लगता था अब जो है उनके लिए उनकी जिंदगी विकास के रास्ते पर जाएगी, और इसी को डैमेज करने के लिए जो है उन्होंने अब जो है इस तरह से सैलानियों को निशाना बनाया, ताकि कश्मीर में सैलानी ना जाए और जो लोग वहां पर जो है जो उद्योग धंधे में लग गए थे, जो रोजगार करने लगे थे, जिनकी इनकम बढ़ गई थी, जिन्होंने घर घर में छोटे छोटे जो है होटल्स खोल दिए थे, वो लोग जो हैं एक बार फिर से जो है उनका माइंड जो है डाइवर्ट किया जाए। तो ये बड़ा खतरनाक जो है ट्रेंड है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से होम मिनिस्टर, हम ये दृश्य भी देख रहे हैं, होम मिनिस्टर जिस गंभीरता से गए हैं, जिस सरकार ने पूरी तरह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर ने जैसे मामले को गंभीरता से लिया है, भारत इसको लेकर एक कड़ा जवाब देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमको देखना पड़ेगा ये जवाब क्या होता है। बिल्कुल अशोक जी, जो बात आप कह रहे हैं, तो ऐसे में जिस कश्मीर और कश्मीरियत का झंडा उठाने की बात जो तमाम आतंकी हैं, चाहे वो लोकल रिक्रूटर्स हैं या फिर भाड़े के आए बाहर से लोग हैं, तो वो तो उन्हीं के खिलाफ ही हो गए ना। जिनका भला करने की बात आप कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा बुरा उन्हीं कर रहे हो। शायद इसीलिए तमाम वॉइसेस आज हमने सुनी है लोकल्स की, जो कह रहे हैं कि साहब ये बहुत गलत हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि वही ना, क्योंकि उनको मालूम है जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो उनके लिए एक तरह से जो है वो उनके लिए इनकम का बहुत बड़ा जरिया होता है। अब आप सोचिए कि कश्मीर में कोई भी अब 12 महीने कोई खाली नहीं बैठता, इतने टूरिस्ट आते हैं। अभी आपने जो डेटा बताया 3 करोड़, वहां पर लगभग 3 करोड़। अब आप सोचिए कश्मीर में जब हम लोग भी जब इलेक्शन के दिन में गए थे, तो इलेक्शन की आपाधापी अलग है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे टूरिस्ट जो है सड़कों पर वहां पे जाम लगता है। रात को 11 बजे, मैं जब सबसे पहले जब 1992 में कश्मीर गया था, तो वहां पर सूरज ढलना के 4-5 बजे के बाद वहां पे लोग निकलते नहीं थे सड़कों पे कि अब जो है घरों में रहना है। लेकिन जब कश्मीर में 370 हटने के बाद जब माहौल नॉर्मल हुआ, लोग वहां पर सैलानी रात को 11 बजे शॉपिंग करते हैं, वहां पर पार्लर खुले होते हैं, लोग जाते हैं, कैफे खुले होते हैं, लोग कैफे में जाकर बैठते हैं। तो 12 बजे तक अगर सड़कों पर शॉपिंग हो रही है, जैसे आप सोचिए कि दिल्ली के जनपद पर लोग शॉपिंग कर रहे हैं, उस तरह से लोग वहां शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो अब ये जो बदलाव हुआ है यही खटक रहा है, यही उनको लग रहा है कि ये और लोगों को जब, क्योंकि स्थानीय लोगों को अब समझ में आया कि भाई जब तक टेररिज्म था, जब तक अलगाववादी कैलेंडर निकालते थे, हर हफ्ते हर महीने कैलेंडर निकालते थे, ये बंद, उनसे उनकी आय पर फर्क पड़ता था। तो स्थानीय लोगों को जब समझ में आया, तो अब उनको लग रहा है कि दहशतगर्दों ने सीधा उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर वार किया है। तो इसीलिए जो है मस्जिदों से इस तरह के, मैं खुद सुनकर आया, कुछ मस्जिदों से वीडियोज आए हैं, मस्जिदों से बाकायदा मौलाना कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों ने जो किया उसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। तो ये सब जो कुछ हो रहा है, ये कश्मीर में एक जो लोगों का मन बदला है, ये उसका संकेत है। लेकिन पाकिस्तान ने जो स्ट्रैटेजी बदली है उसको अभी देखना और उससे निपटना जो है अब एक नई चुनौती है। बिल्कुल, जो एक आम कश्मीरी है उसकी तो रोजगारी बढ़ी है, लेकिन कुछ लोगों की दुकानदारी बंद हो गई है, इसलिए वो अपने लिए रोजगार ढूंढने की कोशिश करते हैं और शायद इसीलिए इस प्रकार की नापाक हरकत को अंजाम दिया गया। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, नया कश्मीर है और नया भारत है, ये समझता है कि कैसे इस प्रकार की स्थितियों से निपटना है। हमारे सहयोगी लेकिन आनंद, यहाँ पर एक छोटी सी बात जोड़ दूं। देखिए, इसमें एक अभी जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है, और वो वीडियो जो है वो एनसी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद का वीडियो है। मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। उसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद जो है, उनका एक थोड़ा पुराना इंटरव्यू है, वो कह रहे हैं ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो सैलानी आ रहे हैं ना, ये दरअसल कश्मीर का कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। तो दिक्कत यह है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कश्मीर में
जिनकी दुकानदारी जो है आतंकवाद अलगाववाद से चलती थी, उन लोगों को सैलानियों का आना जो है बुरा लग रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं जो सैलानी इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ये हमारा कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। तो ऐसे लोगों को भी सरकार को देखना पड़ेगा कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करके लोगों को भड़का रहे हैं। बिल्कुल, हमने कुछ दिनों पहले देखा था कई अलगाववादी गुट जो थे वो एक तरीके से वापस मुख्य धारा वाली स्थिति में आए हैं। मतलब एक समझ में आया हुर्रियत के साथ के तमाम संगठन धीरे धीरे अलग हो गए। हुर्रियत के साथ जो है, हुर्रियत तमाम पार्टियां हुर्रियत के साथ जो सबने अपने आप को हुर्रियत से अलग कर दिया है, तो हुर्रियत अब पूरी तरह डिफंक्ट हो चुकी है। वो बेस खत्म हुआ है उनका, जिसके आधार पे वो अपनी दुकानदारी चलाते थे और वो जो कैलेंडर जारी किया करते थे। शब्बीर डार हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी श्रीनगर से मौजूद है। शब्बीर, हम तस्वीरें देख रहे हैं, गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक तरीके से सुरक्षा समीक्षा को लेकर बैठक हो रही है। क्या अब एक तरीके से बैठक और इसके बाद की कार्रवाई है, क्योंकि आप श्रीनगर में मौजूद हैं, ये पूरी हलचल देख रहे होंगे, क्या आपको जानकारी मिल रही है अब आगे क्या, किस तरीके से पूरी बात आगे बढ़ेगी यहां से? देखिए, अभी जो है, अभी पूरे वहाँ पे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जारी है पहलगाम में। अभी जो प्राइमरी फोकस है वो ये है कि जिन लोगों ने ये इंसिडेंट कारनामा किया है, उनको तुरंत कार्रवाई के तहत उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अभी कहा है कि हमारे सुरक्षा बल पूरे चौकस हैं और कार्रवाई जारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही वहाँ पे आप कोई नतीजा भी देखेंगे। तो ये और सूत्र भी बता रहे हैं कि शायद जो वहाँ पे टेररिस्ट ऑपरेशन अभी जारी है, तो टेररिस्ट को कहीं ना कहीं शायद वहाँ से भागने नहीं दिया जा रहा है। तो आज देर रात या कल तक ये भी पता चलेगा कि वहाँ पे जिन लोगों ने ये इंसिडेंट अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सामने आएगी। तो लेकिन बड़ी बात यह है कि अब कश्मीर जो आप बोल रहे हैं कि बदल गया है। अब जो लोग पहले सेपरेटिज्म या मिलिटेंसी में अपनी दाल गरमा रहे थे या अपना रोजगार उसमें देख रहे थे, उनको भी समझ आ गया है कि कश्मीर का जो फ्यूचर है वो पीस एंड प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में है। और जो हमने पिछले कई सालों से देखा है कि कश्मीर में किस तरह डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के हवाले से हो, रोड कनेक्टिविटी के हवाले से हो, या बिजली के हवाले से है, पानी के कनेक्शन के हवाले से हो। तो जिन देहातों में सालों से पावर नहीं पहुंचा था या पानी नहीं पहुंचा था, वहां पे लोगों को डेवलपमेंट मिली है। तो निश्चित तौर से लोग समझ गए हैं कि कश्मीर का जो कश्मीर की डेस्टिनी है वो डेवलपमेंट और पीस एंड प्रोग्रेस में है। लेकिन शब्बीर लोग कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स नहीं। शब्बीर, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है इस वक्त, जैसे आपने बताया कि ऑपरेशन चल रहा है, जो खबर आ रही है इसको आप पुष्टि भी आप अगर करेंगे तो बढ़िया रहेगा कि कुल आतंकवादी 4 आतंकवादी थे, जिसमें एक लोकल बताया जा रहा है जो शायद उनके लिए रेकी कर रहा था। अब सवाल यह है कि जिस तरह का वहां का जो टेरेन है पूरा पहलगाम का, थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बताइए कि अभी क्योंकि रात हो चुकी है, तो पहले तो हेलीकॉप्टर से भी कुछ ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन अब चूंकि रात हो गई है तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं और किस तरह की चुनौतियां इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें? जहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये पहलगाम मेन जो मार्केट है वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। एक फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे जो है कोई गाड़ी नहीं जाती है। वहाँ पे टूरिस्ट यूजुअली या तो पैदल जाते हैं या घोड़ों पे जाते हैं या पोनीज पे जाते हैं। तो डेफिनेटली ये एक ऑपरेशनल चैलेंज होगा, क्योंकि जो एरिया जंगल है जहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक चैलेंज होगा। लेकिन इस कार्रवाई के बाद ही तुरंत ही वहाँ पे जो लोकल आर्मी की फॉर्मेशन है, लोकल आर्मी कैंप है, वो वहाँ पहुंचे हैं, पुलिस पहुंची है, सीआरपीएफ पहुंची, और उन्हें पूरे एरिया को कार्डन किया है। जंगल एरिया है, वहाँ पे जाहिर सी तौर पर थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी के सूत्रों ने बताया है कि जो वो पूरा एरिया है उसको कार्डन में किया गया है, और वहाँ पे किसी को बाहर और जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं हो गई। भले ही जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है वो कहीं पे छुपे होंगे जंगली एरिया में, लेकिन ऐसा हमें बताया गया है कि वहाँ पे कल सुबह तक कोई ना कोई कार्रवाई की कोई खबर भी मिल सकती है। बिल्कुल, शब्बीर लगातार जानकारी दे रहे थे। तो अशोक जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे वो तस्वीरें भी हमने देखा, कैंडल मार्च की तस्वीरें, जो एक तरीके से स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि साहब ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, कश्मीर में हमें ये सब नहीं चाहिए और हमें ये बर्दाश्त नहीं, ये नया कश्मीर है, हमें अपना आप रोजी रोटी चलाने दें, हमें इस प्रकार की दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं। 1990 में जब आतंकवाद आरंभ शुरू हुआ था तो वहां पर यह कहा गया था कि मस्जिदों से यह ऐलान हो रहा था कि हिंदू अपना घर बार छोड़कर चले जाए। आज मस्जिदों से दहशतगर्दों के खिलाफ जो है, अगर वहां पर जो है प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, लाउड स्पीकर से कहा जा रहा है कि इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, ये वास्तव में एक बड़ा चैलेंज है।
तो एक बड़ा परिवर्तन है, और ये जो परिवर्तन है मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा सा उम्मीद की किरण दिखा रहा है। लेकिन फिर कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यही होगी कि भारत सरकार जो है इस पूरे मामले, सबसे पहले आतंकवादी जो हैं इनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है, और उसके बाद भारत का अगला एक्शन क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, यही वो मंत्र है जिससे हमेशा सामने रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं। आंतरिक चुनौतियों का सामना करने से लेकर विदेश नीति के मोर्चे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास निरंतर देखे जा सकते हैं। इसी की बानगी आज तब देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अहम विदेश दौरे पर रहते हुए जैसे ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की सूचना मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहीं से हालात की कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह को तुरंत फोन करके जरूरी दिशा निर्देश तो दिए ही, साथ ही उन्हें जम्मू कश्मीर पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लेने को भी कहा, जिसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और इस वक्त शीर्ष अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेद्दा से जम्मू कश्मीर और पूरे देश में जो कुछ हो रहा है उस पर, हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और यह और भी मजबूत होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे करीब 2 घंटे पहले ट्वीट भी किया था और उन्होंने फिर गृहमंत्री अमित शाह से जारी जानकारी ली, और उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं, कश्मीर पहुंच चुके हैं, जम्मू कश्मीर में हैं वो, और वो बैठकें कर रहे हैं जैसे हमने बताया, और प्रधानमंत्री जेद्दा में हैं। जेद्दा में और इस वक्त ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह वहां मौजूद है। सीधा नीरज सिंह के पास चलते हैं। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी मिली और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है वहां की तमाम जानकारी जो है जुटा रहे हैं, गृहमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, क्या मैसेजिंग क्या है जेद्दा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे एक्टिविटी को अगर देखें तो? देखिए, मैसेजिंग अशोक साफ है कि नीरज की आवाज हमें नहीं मिल रही है। वो लोग नीरज जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाए। अशोक, आपको भी आवाज आ रही है? जी नीरज, बोलिए जी। हाँ, जद्दा से मैसेज स्पष्ट है। प्रधानमंत्री ने तत्काल जैसे ही पता लगा कि वहाँ पर घटना हुई है, तत्काल गृहमंत्री से बात करी है, दिशा निर्देश दिए हैं, उनसे कहा है कि आप तत्काल जम्मू कश्मीर पहुँचें और वहाँ तमाम जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक तुरंत लें। आपने देखा भी होगा कि मनोज सिन्हा हैं, वो भी उनके साथ थे और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक हुई। और जो गृह मंत्रालय से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं वहाँ पर उच्च अधिकारियों को कि किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए जितना सर्च ऑपरेशन चलाना हो, जितने एरिया में चलाना हो, चॉपर चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, जो संसाधन चाहिए वो संसाधन आप तुरंत लीजिए और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाए। और प्रधानमंत्री लगातार आप देखें कि गृह मंत्री से बात भी कर रहे हैं, उनके साथ टच में भी हैं और लगातार वहाँ की जो जानकारी है वो भी ले रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद प्रधानमंत्री के पास हैं और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी लगातार जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर दिशा निर्देश दे रहे होंगे। वो भी अधिकारियों के साथ और गृह मंत्रालय के साथ संपर्क में है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जेद्दा पहुंचे हैं। जेद्दा में सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, कुछ देर के बाद उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात के साथ साथ भारत में जो घटनाएं घट रही हैं इसकी भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री चौकसी रखे हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए जाएं। हमारे सऊदी अरब के साथ पुराने और घनिष्ठ संबंध रहे हैं पिछले 8-10 सालों में। अशोक, आपने भी देखा है कि जिस तरीके से सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरीके से सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री के विजन की तारीफ की है। आप देखें पिछले 8-10 सालों में कई सारे क्षेत्र, चाहे ऊर्जा, रक्षा क्षेत्र की बात करें, निवेश की बात करें, हम जो फार्मा क्षेत्र हैं उसकी बात करें, आधारभूत ढांचे की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, इसके अलावा सौर ऊर्जा की बात करें, तो ये तमाम ऐसे विषय रहे हैं जिन पर दोनों देश काफ़ी आगे बढ़े हैं। और आप देखें ये इसी का नतीजा है कि दोनों मुल्कों के बीच में जो निवेश है वो भी बढ़ा है और इसके अलावा जो व्यापार है उसमें भी आप देखें कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नीरज, जब प्रधानमंत्री के रवाना होने से पहले विदेश मंत्रालय की जो औपचारिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये बताया गया था भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो क्राउन प्रिंस मिलेंगे तो जो है वो जो युद्ध चल रहा है रूस और
जो इस वक्त युद्ध चल रहा है उस युद्ध की भी बात होगी, रूस और यूक्रेन के युद्ध की भी चर्चा होगी। लेकिन अब क्योंकि ये जो आतंकी हमला हुआ है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो क्राउन प्रिंस के बीच बातचीत होगी, तो क्या टेररिज्म पर भी दोनों के बीच बातचीत होगी? क्योंकि हमको ये देखना चाहिए कि सऊदी अरब ने पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में लगातार जो टेररिज्म के मुद्दे पर भारत के साथ जो है, भारत के सुर में सुर मिलाया है और उन्होंने कहा है कि टेररिज्म से जो है किसी का भला नहीं हो सकता। बहुत पहले एक समय था जब OIC जो है, जो सऊदी अरब के नेतृत्व में जो इस्लामिक देशों का संगठन काम करता है, वो एक दौर था जब OIC कश्मीर को लेकर के उसकी जो पूरी पॉलिसी थी एक तरह से भारत को लेकर के, भारत के एंटी एक तरह की माना जाता था। लेकिन अब सऊदी अरब भी बदल चुका है और OIC में भी अब वो पाकिस्तान उस तरह से कश्मीर का एजेंडा नहीं चला पाता। तो क्या आतंकवाद भी, जब दोनों लोग बैठेंगे तो टेबल पर आतंकवाद पे भी चर्चा होगी कि भाई किस तरह से जो है इस क्षेत्र को आतंक मुक्त करना जरूरी है? देखिए, बिल्कुल ज़रूरी है और निश्चित तौर पर अशोक, जिस तरह की घटनाएं हुई है, और सिर्फ भारत ही ना देखें, आप ग्लोबल रूप से देखें कि आतंकवाद पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं जो सिर है वो अपना उठा रहा है और इसकी जो जड़ है वो पाकिस्तान है, ये सबको पता है। आप देखें कि बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं वो आज पाकिस्तान में बैठे हैं। हाफिज़ सईद पाकिस्तान में बैठा हुआ है, लखवी पाकिस्तान में बैठा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो ओबामा उसको पाकिस्तान के अंदर जो मार गिराया गया अमेरिकी सैनिकों के द्वारा। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं और आतंकवाद से किसी का भला नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर आप देखें कि सिर्फ आतंकवादी नहीं, आपने देखा होगा कई सारे अपराधी अपराध करके भारत से खाड़ी देशों में चले गए, सऊदी अरब में आ गए, वहाँ से उनका प्रत्यर्पण है वो सऊदी अरब ने करवाया। आप देखें कि सूडान में जो बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हुए थे, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, तो उस ऑपरेशन कावेरी में आप देखें कि सऊदी अरब ने भारतीय लोगों को निकालने में बड़ी भूमिका है वो निभाई थी। और निश्चित तौर पर आज बैठक होगी तो ग्लोबल रूप से आतंकवाद जिस तरीके से अपने पैर फैला रहा है उस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि आप देखें कि पश्चिम एशिया में जिस तरीके की चुनौती बनी हुई है, चाहे आप देखें हमास और इजराइल युद्ध की बात करें, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, सीरिया में जो संकट बना हुआ है, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जब ग्लोबल लीडर जब बैठेंगे आमने सामने तो निश्चित तौर पर इन विषयों पर भी बात करेंगे और एक मुझे लगता है कि एक राय निकल कर आएगी कि आने वाले समय में ऐसे विषयों से किस तरीके से डील किया जाए, कि इन चुनौतियों से किस तरीके से निपटा जाए। क्योंकि आतंकवाद अब कोई क्षेत्रीय समस्या नहीं है, ये ग्लोबल इशू है और इसको तभी लगाम लगाई जा सकती है जब सभी लोग संयुक्त रूप से प्रयास करें। और सबको पता है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद का जो भरण पोषण है वो करता है और पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी घटना हुई है तो हो सकता है दोनों मुल्कों के बीच में इस मुद्दे पर भी बात हो। देखिए, सितंबर 2023 में जब भारत में G20 की बैठक हुई थी और क्राउन प्रिंस भारत आए थे, तब दोनों देशों ने जो अपना संयुक्त वक्तव्य दिया था, संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने, इस संयुक्त वक्तव्य में इस बात का जिक्र था कि आतंकवाद जो है वो मानवता के लिए सबसे गंभीर एक चुनौती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि टेररिज्म के मुद्दे पर भी जो है दोनों देश किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, और खास करके ये देखते हुए कि भारत में जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसका जो जड़ है, उसका जो पूरा का पूरा जो बेस है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से होता है। तो इसलिए जो है ऐसे में जब UAE की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से बार बार आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद प्रिंस, जो क्राउन प्रिंस हैं, वो भी इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने जो मत है वो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रखें और शायद ये जो दुखद घटना है इस पर अपना दुख जो है वो शेयर करें। शायद ऐसा इसके बारे में क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। और आप देखें कि दोनों ही मुल्क, अगर हम देखें कि सऊदी अरब ने 2030 तक जो सऊदी अरब का विज़न रखा है और आप देखें भारत ने 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य दोनों ही मुल्कों में करीब करीब समान दिखाई देता है। हालांकि बुनियादी रूप से ज़रूर अंतर हो सकता है, लेकिन जो लक्ष्य है वो यही है कि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए, दोनों मुल्कों को जो विकास है उसकी डोर से और ज़्यादा बांधा जाए। निश्चित तौर पर आतंकवाद, ये जो विकास के लक्ष्य हैं उनमें एक बड़ी बाधा है और आतंकवाद किसी का भी सगा नहीं है। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। टेररिज्म टेररिज्म होता है। और आपने देखा भी है कि किस तरीके से पहलगाम में
जो आतंकवादियों ने जिस घटना को अंजाम दिया है वो कोई भी उसे सपोर्ट नहीं कर सकता। और जो लोग इस तरीके की घटना को सपोर्ट कर रहे हैं वो वास्तव में मानवता के दुश्मन है। तो हो सकता है कि ग्लोबल रूप से जिस तरीके से आतंकवाद अपने पैर फैला रहा है, और ये भारत तो कई दशकों से इस आतंकवाद से पीड़ित है। आपने देखा होगा कि यूरोप में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, 26/11 हमने अपनी आंखों के सामने से देखा है, हमने खुद कवर किया है। और आप देखें कि यूरोप, एशिया के अलग अलग हिस्सों में आतंकवाद जिस तरीके से फैल रहा है और उसकी जड़ें कहाँ पर हैं, किस मुल्क में बैठी हैं, सबको पता है। तो मुझे लगता है कि जब बड़े नेता बैठेंगे दो मुल्कों के, तो आतंकवाद जैसे इशू पे भी जो बात है वो कर सकते हैं, और इसके समाधान की दिशा में जो प्रयास है वो भी कर सकते हैं, और एक वैश्विक स्तर पर एक जो सहमति है वो भी बनाई जा सकती है। और देखिए, ये इसी सहमति का ही असर है कि तहब्बुर राणा आज इतने सालों के बाद भारत के अंदर मौजूद है। और वो इसका कारण है कि फरवरी में जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा था कि तहब्बुर राणा का प्रत्यर्पण किए जाने की ज़रूरत है। आप देखें कि इससे पहले इतने साल निकल गए लेकिन कभी ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन तहब्बुर राणा को हम भारत लेकर आए। भारतीय कानून का उसको अब पालन करना होगा, भारतीय कानून के अनुसार उस पर जो कार्रवाई है वो होगी। और दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो भारत के अंदर अपराध करके गए, बड़े पैमाने पर उनका प्रत्यर्पण भी हुआ है। अभी कुछ समय पहले मेहुल चोकसी की भी जो जानकारी है वो निकल कर आई कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं मेहुल चोकसी को लेकर भी काफ़ी सक्रिय है, और ब्रिटेन में पता लगा कि मेहुल चोकसी है, तो वहाँ पर भी जो हमारी जांच एजेंसियों ने तमाम कागजात और जो कार्रवाई है वो करी है। तो हर तरफ से प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री का स्पष्ट निर्देश भी है और स्पष्ट उनका वक्तव्य भी है कि आतंकवाद और अपराध, इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, इसके साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जब दो देशों के बड़े नेता बैठेंगे तो ऐसे मुद्दों पर बात हो सकती है कि किस तरीके से आतंकवाद को इस पूरी दुनिया से ख़त्म करने के लिए एक वैश्विक स्तर पर इसकी पहल की जाए, वैश्विक स्तर पर कुछ प्रयास किए जाएं ताकि इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। क्योंकि सबको पता है कि आतंकवाद कहाँ से पैदा हो रहा है, आतंकवाद कहाँ बैठा हुआ है, और इस आतंकवाद को दुनिया के कौन कौन से मुल्क हाथ रखे हुए हैं। क्योंकि कई बार उन पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो कई सारे मुल्क उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया देख रही है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही देश के जब नेता मिलेंगे तो इस दिशा में भी प्रयास कर सकते हैं, इस दिशा में भी बात कर सकते हैं। नीरज, हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में स्थानीय समय के अनुसार कितने वक्त बाद जो है ये बैठक होनी है, अभी कितना वक्त इसमें इस बैठक में है? देखिए अशोक, प्रधानमंत्री यहाँ से निकल गए हैं और मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट के बीच में ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि रॉयल पैलेस में प्रधानमंत्री का परंपरागत तरीके से जो स्वागत है वो किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद द्विपक्षीय जो वार्ता है वो शुरू होगी, और द्विपक्षीय वार्ता के बाद जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि पश्चिम एशिया में जिस तरह की चुनौतियां और जिस तरह के संकट बने हुए हैं उन इशूज़ पर जो वार्ता है वो हो सकती है। इसके अलावा आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से दूसरी बैठक हो रही है दोनों मुल्कों के बीच में सामरिक रणनीति को लेकर। इससे पहले एक बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक आज द्विपक्षीय वार्ता के बाद शुरू होगी। तो मुझे लगता है 10 मिनट के बाद ये तमाम बैठकों का दौर और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया नीरज। हम आपके पास आएंगे अपडेट लेने के लिए, क्योंकि ये अहम बैठक होगी। भारत में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो पहलगाम में जो कुछ हुआ उसका जो है रिफ्लेक्शन वहाँ ज़रूर दिखेगा। बातचीत दोनों जब देशों के प्रमुख जो दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत होगी तो इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ आतंकवाद को लेकर के जरूर चर्चा होगी। तो हम नीरज के बाद जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक बंसल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन के, और लेफ्टिनेंट रामेश्वर यादव जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड पूर्व डीजी इन्फेंट्री हैं। आलोक बंसल जी, मैं और मुकेश भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश हमारे संवाददाता जो लगातार इस वक्त नज़र रखे हुए हैं पूरा कश्मीर में जो कुछ चल रहा है। आलोक जी, क्राउन प्रिंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी। एक पूरा का पूरा एक इतिहास रहा है। अगर सऊदी अरब की बात करें तो कश्मीर को लेकर, कश्मीर में टेररिज्म को लेकर एक ज़माना था जब ओआईसी की बैठकों में जो है किस तरह से पाकिस्तान के पक्ष में लगातार प्रस्ताव पारित किए जाते थे, भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सऊदी अरब की पूरी जो है उसकी सोच बदली, उसकी दिशा बदली, और कश्मीर को लेकर उसने भारत की बात को समझा, महसूस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सऊदी अरब के साथ संबंध अपने बढ़ाए, जब सितंबर में क्राउन प्रिंस आए थे तब जो संयुक्त वक्तव्य था उसमें आतंकवाद को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद भी था कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ है और आतंकवादियों को इस तरह से हथियार और इस तरह के ड्रोन टेक्निक ये सब जो है नहीं मिलनी चाहिए, उनको शक्तिशाली नहीं बनाया जाना चाहिए, उनका समूल नाश होना चाहिए, इस तरह की तमाम चीजें थी। आज जब दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी तो आपको लगता है ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू हो जाएगा बदले हुए परिस्थितियों में?
आलोक बंसल जी की आवाज दीजिए प्लीज। आज कोई भी वार्ता होगी तो उसमें ये मुद्दा प्रमुखता से उठेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आतंकवादियों ने जो हमला किया है उसके पीछे भी यही मंशा थी कि जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पे गए हों, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में हो, तो उन आतंकवादियों को उनके आकाओं ने कहा होगा कि इस वक्त हमला किया जाए, जिससे कि भारत के जो इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो बाहर हैं, उनके ऊपर असर पड़े। और इसलिए जब भी ये बातचीत शुरू होगी तो प्रथम मुद्दा जो आएगा वो इस आतंकवाद का आएगा, क्योंकि भूतकाल में जैसा कि आपको मालूम है कि ओआईसी से जिस तरीके के प्रस्ताव आते रहे हैं, उसके मद्देनजर यह आवश्यक है कि सऊदी अरब से एक वक्तव्य आए जो इस आतंकवादी घटना की निंदा करे। इन जो निशस्त्र लोग थे, जो बेचारे पर्यटक थे, उनकी हत्या, ऐसा जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ एक वक्तव्य आए, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा अवश्य होगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुल मिलाकर देखें तो सऊदी अरब की इसमें अब इंपॉर्टेंट भूमिका क्या हो सकती है? क्योंकि सऊदी अरब, जैसा मैं फिर दोहरा रहा हूं, सऊदी अरब अब और ओआईसी का जो है कश्मीर को लेकर के, और पाकिस्तान जिस तरह से पूरे मामले में अप्रासंगिक हो चुका है। एक जमाना था जब सऊदी अरब और पाकिस्तान की बहुत नजदीकियां थी, लेकिन अब जो है पाकिस्तान को पूरी तरह से अप्रासंगिक एक तरह से भारत ने बना दिया है। इस सब के बीच जो है क्या आपको आउटकम आपको लगता है कि निकल के आ सकता है? देखिए, जो भी वक्तव्य सऊदी अरब से आएगा उसका इस्लामिक विश्व में बहुत असर होगा, क्योंकि एज ए कस्टोडियन ऑफ 2 मॉस्क सऊदी अरब का बहुत महत्व है। और सऊदी अरब पहले भी काफी पाकिस्तानी नागरिकों के ऊपर दबाव बना चुका है, उसने हज का कोटा भी उनका कम किया है। और अब इस आतंकवादी घटना के बाद सऊदी अरब काफी कुछ कर सकता है। अगर सऊदी अरब क्या आर्थिक समर्थन ना रहे तो पाकिस्तान घुटनों पे आ सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब ने ही जब पाकिस्तान को पैसा दिया था, उसके बाद ही आईएमएफ की जो डील हुई थी उनके साथ हुई थी। आईएमएफ ने जो लोन दिया था वो उसके बाद ही दिया था। तो आज भी सऊदी अरब ने बहुत बड़ी वित्तीय सहायता पाकिस्तान को दे रखी है। उनके जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उनके जो डिपॉजिट्स हैं और जो उन्होंने ऑयल फैसिलिटी दी हुई है, उसके कारण पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जो है अब एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे पहुंच गया, जैसे हम कह सकते हैं। तो सऊदी अरब से अगर बात हो और सऊदी अरब पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाने लगे तो इसका काफी बड़ा असर होगा और हम देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब भारत से अच्छे संबंधों का इच्छुक है और प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद बिन सलमान के बीच व्यक्तिगत रूप से काफी अच्छे संबंध रहे हैं। और जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान अब सऊदी अरब में परिवर्तन ला रहे हैं, वो चाहेंगे कि वो ये आतंकवाद और इस तरीके की जो घिनौनी हरकतें हैं उनकी निंदा करें। और इसके लिए आवश्यक है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जाए। हो सकता है कि ये दबाव परोक्ष रूप से ना बने, इसको अंदरूनी रूप से उसके ऊपर कदम उठाए जाएं, क्योंकि हो सकता है कि सबको दर्शाते हुए इस तरीके के कदम ना किए जाएं। पर जो भी बैठक होगी उसमें अवश्य इस विषय पर कुछ ना कुछ बातचीत होगी। आप बने रहिएगा। मैं एक बार अब हमारे संवाददाता जो हैं उनके पास जा रहा हूं, मुकेश शुक्ला। मुकेश, ये बताइए कि अभी अपडेट वहां से क्या है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, लगातार कार्रवाई चल रही है, उसका अपडेट आपके पास अभी तक क्या है? गृह मंत्री की तस्वीरें लगातार जो हमने देखी वो वहां पहुंच चुके हैं, बैठक वहां चल रही है, लेकिन और अपडेट वहां से क्या है? बिल्कुल अशोक जी, अभी गृह मंत्री वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने मीटिंग ली है, जिसकी पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। और प्रधानमंत्री ने साफ उनसे बात करके बोला था कि आप खुद जा करके वहां पर स्थिति का जायजा लीजिए, पहलगाम में जो इंसिडेंस हुआ। और साथ ही साथ अभी ट्वीट हुआ है, उसमें इमरजेंसी कंट्रोल रूम के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो भी फ्लैश कर दिए गए हैं। जो भी अपने लोगों की जानकारी चाहते हैं पहलगाम इंसिडेंट्स में, वो सीधे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंस हुआ है, इसकी जो टाइमिंग थे, इसका जो स्लॉट था, उसको किस तरह से जो आतंकी आकाओं ने उन्होंने यहाँ पर उसको सटीक करने की कोशिश करी। जैसे कि अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले, यानी जुलाई में अमरनाथ यात्रा होनी है, उसको उन्होंने यहाँ पर एक निशाना बनाया। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जब भारत में मौजूद हैं तब इस अटैक को उन्होंने अंजाम दिया, और खुद प्रधानमंत्री जब जद्दा में मौजूद हैं, तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के उन्होंने सेंट्रिक किया और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने निर्दोष पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। लेकिन अब देखिए, सर्च ऑपरेशन जो है वो आसपास के
के वैली में है, क्योंकि वो जंगल इलाका है और वो खूबसूरत वैली है। लोग उसका वहाँ पर आनंद ले रहे थे, मजा ले रहे थे, क्योंकि वहाँ पैदल या घोड़ों की ही आवाजाही थी। तो ऐसे में उन्होंने उनको इजीली टारगेट बनाया और एक माहौल खराब करने की कोशिश करी है। और वहाँ पर अभी एलजी जो है, वहाँ के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, वो भी अमित शाह जी के साथ इस बैठक में मौजूद थे और साफ साफ निर्देश है वहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। और जैसे कि प्रधानमंत्री खुद इस पूरी की पूरी बैठक को मॉनिटर कर रहे हैं और हर चीज की पल पल की जानकारी ले रहे हैं, तो एक बड़ा यहाँ पर जो मंसूबा था उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, वहाँ पर जो लोग जिन लोगों पर अटैक किया जाएगा उनको कैसे न्याय दिलाया जाएगा, इन सब पर वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। और जो भी एडिशनल फोर्सेज हैं या जम्मू कश्मीर की पुलिस है, आर्मी है, सीआरपीएफ के जो जवान है वो तैनात किए गए हैं और सर्च ऑपरेशन चला जा रहा है। बहुत ही जल्द आपको देखिए इसके भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज की जो स्थिति है, भारत के आज के जो जवान है वो हाईली इक्विप्ड हैं और साथ ही साथ उनके पास वो तमाम चीजें हैं, तमाम हाईली इक्विप्ड उनके पास आर्म्स हैं, एमिनेशंस हैं, जिससे वो इस पूरी की पूरी आतंकी घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं और बहुत ही जल्द हरकत में आए हुए हैं। आसपास के पूरे इलाकों को उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर लिया गया और साथ ही साथ इस पूरे मास्टरमाइंड के साथ लोकल्स जो उनके साथ इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इस आतंकी हमले में मदद करी है, उनको भी यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान से इसके तार जोड़े जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस पूरे के पूरे प्रकरण को अंजाम दिलाने में मदद करी है। तो वो आतंकवादी कहाँ से आए, किसके इशारे पे आए और साथ ही साथ उसकी लोकल्स में किस किस ने मदद करी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से आवाम वहां पर शांति मना रही थी, जिस तरह से वहां पर आप देखिए 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट बीते दिनों में वहां पर पहुंचे, जिस तरह से पैरामीटर्स टूरिस्ट का वहां बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं ये बौखलाहट पाकिस्तान में साफ तौर पर देखी जा रही थी। और उनके आर्मी चीफ का कुछ ही दिन पहले जो बयान आया था, वो भी नफरत की अपनी इस नफरत की जो उनकी बात है उसको यहाँ बयां कर रहा था कि कितनी उनके अंदर नफरत है और वो साफ साफ देखने को मिली। और उन्होंने ऐसे में ये जो टारगेट किया आम जनता को, टूरिस्ट को, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। और इसकी चारों तरफ आप देखिए वहां पर कैंडल मार्च शुरू हो गया, वहां के जो लोकल्स हैं वो भी इसके विरोध में सामने आ गए हैं, उन्होंने भी इसके लिए वहां पर आक्रोश प्रदर्शन किया है। और ये साफ संदेश है, देखिए जिस तरह से बदली तस्वीर है आवाम में, जम्मू कश्मीर एक मेजर मुकेश मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले लेफ्टिनेंट रामेश्वर यादव जी जो जुड़े हैं, मैं लेफ्टिनेंट साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर कि ये तो जैसा मुकेश ने बताया और जो लगातार जानकारी आ रही है कि वहां पर जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पूरा एरिया जो है पहलगाम में, और साथ साथ जो है ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जिस तरह का टेरेन है वहां पर, और ये बात ठीक है कि भारत की जो सेना है वो वेल इक्विप्ड है और अब नाइट विजन आपके पास बहुत सारी इस तरह के जो है हथियार हैं, इस तरह के आपके पास टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन जिस तरह का टेरेन है उसमें इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है वो कितना चुनौतीपूर्ण है और क्या क्या वहां मुश्किलें आ सकती हैं? देखिए इसमें जो टेरेन वहाँ पे एक मिनट मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूं सिर्फ, जैसा एक खबर दे दूं उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है वो भारत में इस वक्त आप जानते हैं, कल वो भारत आए थे, दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने एक ट्वीट करा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति वेंस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, ऊषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए विनाशकारी आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम इस देश और इसके लोगों की खूबसूरती से अभिभूत हो गए हैं। इस भयानक हमले पर हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। ये जेडी वेंस का जो है वो ट्वीट, जो उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया। तो जी सर रामेश्वर यादव जी पहले तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो ट्वीट किया है ये बहुत ही भावनात्मक है, इसके लिए हम सब भारतीय बड़े शुक्रगुजार हैं, पहली बात। दूसरी बात आपने जो पूछी कि इस इलाके के अंदर ऑपरेशन जो है, पहली बात तो जो टेरेन जो है ये माउंटेनस टेरेन है और काफी इसमें जंगलात हैं। इसके अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा भी आप ट्रक्स डाल दीजिए फिर भी आपको उसमें गैप्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी देखने की जो इलाके हैं, चाहे दिन के टाइम भी हो, रात में तो और भी ज्यादा परेशानी है, दिन के अंदर भी वहां पर आपकी जो बाइनोकुलर्स हैं और आपकी नजर जो है उसमें बड़ा रेस्ट्रिक्शन रहता है। और इतने आपको ये भी मालूम है कि वहां पे थोड़ी हरकत हो रही है लेकिन वहां तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। तो बड़ा मुश्किल इस प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए जो स्कीम बनाई जाती है उसकी मल्टी लेयर की जाती है। जैसे ये हादसा हुआ है, ये एक स्पॉट पे हुआ है, वहां पर शायद इतनी सेना ना हो, सेना को उस इलाके में मूव करना पड़ेगा, चारों तरफ एप्रिशिएट करके वहां पे छोटे छोटे चेक पॉइंट्स लगाए जाएंगे, उसके अंदर पोस्टर लगाई जाएंगी ताकि उस इलाके में अगर कोई आना या जाता है तो उसकी हरकत को पकड़ा जा सके। लेकिन
जिस तरीके से हमारी ट्रेनिंग है और जिस तरह से हमारा मोटिवेशन है, मेरे को पूरा यकीन है अगले 1-2 दिन के अंदर ये जो बदमाश है इन सबको पकड़ लिया जाएगा और इनको सजा मिलेगी। आप 1-2 दिन कह रहे हैं, यानी कि ऑपरेशन अभी कम से कम लंबा चल सकता है, मतलब 1-2 दिन चल सकता है ऑपरेशन, जिस तरह की आप बता रहे हैं। हाँ, समय सीमा को आप तय नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार की टरेन है यहाँ पर इसके अंदर, और जैसे जिस प्रकार से इन्होंने एक्शन लिया है, एक्शन के बाद वहां से वो भाग के निकल गए हों, इस बात पे मुकर्रर करता है किस दिशा में गए हैं, कहाँ पर गए हैं, तो बड़ी मुश्किल है ये समय तय करना। लेकिन ये मुश्किल ऑपरेशन है, लेकिन ये जो पहलगाम है उसके आगे के अगले वाले इलाके हैं, उन इलाकों में भी जो भी फौज की है या पुलिस की जो भी तैनाती है उनको भी आगाह किया जाएगा, वो भी इस इलाके में अलर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक स्कीम वहां के लोकल कमांडर्स बनाएंगे ताकि इनको अच्छी तरह इनको पकड़ा जा सके और ये एस्केप ना कर पाए। ये समझना जरूरी है कि जिस तरह से इन्होंने पहलगाम में ये इस घटना को अंजाम दिया, और जो जानकारी आ रही है, खबर यह है कि जो है कुल मिलाकर 4 टेररिस्ट थे। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो अपुष्ट सूत्रों से खबरें मिल रही है 4 टेररिस्ट थे, जिसमें एक व्यक्ति जो है लोकल बताया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि रेकी करने में, या फिर इन्होंने ये सब रेकी करके इस हमले को अंजाम दिया होगा, क्योंकि अचानक तो नहीं हुआ होगा, और जो लोकल व्यक्ति है वो इनके लिए एक तरह का गाइड का काम कर रहा होगा? हाँ, मुनासिब है, हो सकता है वो गाइड हो, ऐसा होता है, लोकल वहां पे गाइड करते हैं भाई, पैसे के प्रलोभन में या फिर डर के वजह से उनको गन पॉइंट के ऊपर ले जाते हैं, ऐसी चीजें होती हैं इन इलाकों के। आलोक जी, ये घटना जिस तरह से घटी है, अब इसको कई चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। पूरा अगर आप देखें तो जेडी वेंस भारत में हैं और प्रधानमंत्री जेद्दा में हैं, अमरनाथ यात्रा कुछ महीने में शुरू हो रही है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पहलगाम में, कश्मीर में टूरिस्ट लगातार जो है वो आ रहे थे। तो ये सारी चीजें अगर देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये इसकी टाइमिंग जो है वो इंपॉर्टेंट, और फिर यह भी नहीं भूलना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पिछले दिनों जो बयान दिए, उन्होंने कहा कश्मीर हमारे गले की नस है, हम उसको भूल नहीं सकते, और हिंदू मुसलमान तो एक साथ रह ही नहीं सकते। क्या ये सारी चीजें अब इन सब चीजों से जोड़कर देखी जा रही है? क्या कहेंगे आप सर? हाँ, कि इसकी जो टाइमिंग है बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए हैं एक महत्वपूर्ण दौरे पे, अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने एक बहुत ही विवादास्पद और बयान दिया है, ऐसा बयान जो पाकिस्तान की कमिटमेंट टू नेशन थ्योरी को दिखलाता है। और हमें यह समझना चाहिए कि अभी तक जम्मू कश्मीर में सामान्य तौर पर पर्यटकों पर हमला नहीं होता था, क्योंकि पर्यटकों से वहां के आम निवासियों की रोजी रोटी चलती है। आम निवासी जम्मू कश्मीर के नहीं चाहते कि पर्यटकों पर कभी भी कोई हमला हो, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था पर्यटन के ऊपर निर्भर है। लेकिन इस तरीके का हमला करना ये दर्शाता है कि जो हमलावर हैं वो लोकल नहीं है, वो किसी और के नक्शे कदम पर काम कर रहे हैं, किसी बाहरी शक्ति के इशारों पर काम कर रहे हैं, और इसलिए ऐसा हमला किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कारण है, और उनकी कोशिश पूरी तरह से यह है कि किसी तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हो। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने आदमियों को चुन चुनकर हमला किया, ये दर्शाता है कि ना उनका जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति कोई लगाव था, क्योंकि अगर होता तो पर्यटकों पर कभी हमला नहीं किया जाता, जिनके ऊपर बलबूते पर वहां की अर्थव्यवस्था और चलती है। और जिस तरीके से हमले किए गए, उनका उद्देश्य भारत को के ऊपर उस समय हमला करना था जबकि भारत के अंदर काफी विदेशी मेहमान आए हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, और यह साफ दर्शाता है कि यह हमला जो हुआ है यह किसी बाहरी शक्ति के इशारे पर हुआ है। बाहरी शक्ति के इशारे पर तो जरूर है, लेकिन जिस तरह का अंजाम दिया गया, क्या आपको लगता है लोकल सपोर्ट भी, क्योंकि कश्मीर में वैसे तो जो अलगाववादी थे, आतंकवादी थे, उनकी कमर जरूर टूटी है, लेकिन अभी भी जो है उनका लोकल सपोर्ट जो है, उनके लोकल कैडर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा है, इस बात को लोग स्वीकारते हैं। देखिए, ये कहना कि कोई भी व्यक्ति लोकल नहीं सपोर्ट कर रहा होगा, ऐसा कहना असंभव है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक माइनॉरिटी तो हमेशा सपोर्ट में हो सकती है। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि जिस तरीके का ये हमला हुआ है उसका समर्थन वहां की व्यापक जनसंख्या कभी कर नहीं सकती। और अगर आप देखें तो पहले भी जब आतंकवादियों ने कभी भी पर्यटकों पे हमला किया है तो आम आदमी ने, जम्मू कश्मीर के आवाम ने उसके खिलाफत की है, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी, उनके पेट पर लात मारने जैसा है। अगर आप पहलगाम गए हो तो आपने देखा हो कि वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से पर्यटन के ऊपर निर्भर है, और जब पर्यटन नहीं था तो वहां की अर्थव्यवस्था काफी बुरी हालत में थी। तो
लेकिन किस जगह ये हमला हुआ है, किस हालात में हुआ है, अभी मुझे इसके बारे में स्पष्टता पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि पहलगाम के पास कई ट्रैकिंग रूट्स हैं और कई जगह हैं जहां पे लोग ट्रैक्स के लिए जाते हैं। तो कैसी जगह पे हमला किया गया इन पर्यटकों के ऊपर, ये थोड़ा मुझे जानना, अभी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन पर्यटकों पर हमला होना ये दर्शाता है कि जिसने भी हमलावर किया है वो जम्मू कश्मीर के निवासियों का तो हितैषी नहीं हो सकता। वो तो बिल्कुल साफ है, जम्मू कश्मीर के निवासियों का हितैषी तो नहीं हो सकता। लेकिन लेफ्टिनेंट रामेश्वर यादव, आप इसको डिकोड कर सकते हैं कि जो उन्होंने जो जगह चुनी है वो क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि पूरे कश्मीर में जो है टूरिस्ट जो है वो पहुंचते हैं, बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, लेकिन जो उन्होंने निशाना बनाया, जिस तरह से जो उन्होंने पहलगाम को चुना, उसके पीछे, क्योंकि पहलगाम अगर आप देखेंगे तो पहलगाम में टेररिस्ट कभी भी इस तरह के वहां पर ऑपरेट नहीं कर रहे होते, कभी भी वहां पर टेररिज्म को लेकर कोई ऐसी कोई घटना घटी हो, मुझे तो कम से कम याद नहीं आता। देखिए, इसकी वजह तो बड़ी सिंपल है, वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर टूरिज्म जो है वो बढ़े और टूरिज्म अगर वहां पे नहीं बढ़ेगी तो वहां की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ जाएगा। खासतौर पर जो गरीब लोग हैं, जो घोड़े वाले हैं और वहां पे लोकल जो कर्मचारी हैं, टैक्सी वाले हैं, उन सब की रोजी रोटी जो है ये टूरिज्म से ही चलती है। पहली बात ये है। दूसरी चीज ये है, अगर आप देखें पिछले 2024 के अंदर जहां जहां पर भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो साउथ ऑफ पीर पंजाल हुए हैं, क्योंकि जम्मू रीजन के अंदर वहां पे उस इलाके के अंदर वहां पर ये हरकत होती थी। अभी उन्होंने उसके अलावा इन्होंने अभी वैली के अंदर भी ये काम करना शुरू किया है। उसे एक बात वो जाहिर करना चाहते हैं कि पूरा जम्मू और कश्मीर इलाका जो है उसमें पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है कि कहीं पर भी वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो उसमें एक प्रकार से दहशत फैलाना चाहते हैं ताकि टूरिस्ट उस इलाके के अंदर ना आए, वहां की अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी डावाडोल हो जाए। और जैसा कि भारत बता रहा है कि हमारे यहाँ अमन शांति हो गई है, डेवलपमेंट बहुत हो गया है और काफी बढ़ के हम लोग भी बात कर रहे हैं, उस बात के अंदर भी एक प्रकार से वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम कम हैं यहाँ पर, लेकिन हमारी मौजूदगी जो है वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे। साथ के साथ पहलगाम जो है, पहलगाम अगर आप देखें जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और पहलगाम जो इलाका है वहां से ये यात्रा शुरू होती है। तो एक तरीके से मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप अमरनाथ यात्रा के अंदर आप आएंगे तो हो सकता है आपको इस प्रकार के दहशत का आपको सामना करना पड़े। तो उनका जो विचार है पाकिस्तान का इस वक्त वो ये है टूरिज्म ना हो, और अमरनाथ यात्रा जो कि हिंदू एक तीर्थ है उसके अगेंस्ट उसमें प्रकार से दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही। जाहिर सी बात है। और जो इसमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह से इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उन्होंने बाकायदा धर्म को पूछकर मारा है, ये आइडेंटिफाई करा है कौन हिंदू और हिंदुओं को उन्होंने पूछकर मारा है। और जो कुछ स्थानीय जो लोग हैं उनका बताना है कि जो लोग वो लोग जो बात कर रहे थे उसमें पंजाबी टोन था, तो ये पाकिस्तान के जो है वो आतंकवादी थे, तो बिल्कुल लगभग तय ही है। और स्थानीय अगर होते, स्थानीय उसमें नहीं थे तो स्थानीय होते तो फिर वो इस तरह की उनकी भाषा का लहजा भी समझ में आता। और जाहिर सी बात है स्थानीय कोई भी आतंकवादी है वो कभी भी अब तक जो है जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो सैलानियों को आमतौर पर निशाना नहीं बनाते, क्योंकि सैलानी जो है वहां की रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर की। इस बात को समझना जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं और कश्मीर को लेकर जो अपडेट है, क्योंकि होम मिनिस्टर वहां पर हैं और होम मिनिस्टर जो है वो लगातार स्थिति पर नजर भी बनाए हुए हैं और वो चर्चा भी कर रहे हैं, बैठकों का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेद्दा में है, वहां से वो हालात पर नजर रखे हुए हैं। हम आपको बिल्कुल अभी आज की जो बड़ी घटना है उसको लेकर, और साथ साथ जेडी वेंस जो भारत में है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उन्होंने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है और ट्वीट करने के बाद उन्होंने भारत को लेकर, भारत के जो नागरिक इसमें जो है जो नहीं रहे उनके प्रति जो है संवेदनाएं जताई हैं। और हमारे साथ इस वक्त पूर्व राजनयिक प्रभु दयाल जी जुड़ रहे हैं और साथ साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड सुरक्षा मामलों के जानकार हैं। मेजर जनरल एसबी अस्थाना जी, अगर मैं आपसे पहला आपका कमेंट लेना चाहूँ, ये जिस तरह की घटना घटी है और अभी वहाँ पर जो कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि ये जो घटना हुई इसके पीछे क्या एक बड़ी मैसेजिंग है? इसके पीछे सोची समझी साजिश है और इस साजिश के कई सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले तो ये टेरर ग्रुप जो टीआरएफ है इसने एक्सेप्ट किया है, हालांकि टीआरएफ जो है ये एलईटी ने किया है और जिन्होंने करा है वो तो प्यादे हैं। बेसिकली पाकिस्तान आर्मी ने ही ये सारा कार्रवाई की है। और इसको अगर आप इसके तार जोड़ें तो कुछ समय पहले जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जब कुछ वक्तव्य दिया था तो उसके अंदर दो बातें उभर के सामने आई थी, एक हिंदू मुस्लिम और दूसरा कश्मीर।
और ये दोनों ही चीजें जो हैं इस एक्ट में जो ये अभी कार्रवाई हुई है इसके अंदर नजर आती है। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान जब भी पिछली बार जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, आने के एक दिन पहले प्रोटेस्ट शुरू हुए तो अगले दिन बंद हो गए उनके जाने के बाद। उससे पहले भी एक बार ये हो चुका है। अब जेडी वैंस आए हैं, जाहिर है कि एक मैसेजिंग अमेरिका को भी दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में भी काफी लोग हैं जो बहुत खुश नहीं हैं जो कुछ भी गाजा में हो रहा है। तो एक शायद मैसेजिंग उस साइड है। दूसरी मैसेजिंग ये है कि सैलानियों को भी मारा गया है, तो ये बताया जा रहा है कि भाई टूरिस्ट यहाँ सेफ नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान से अपना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा संभल नहीं रहा है, बेइज्जती उनकी हो रही है आर्मी की, और वो ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट हो। उनके पीओके के लोग भी जो है उनको गालियां दे रहे हैं कि कश्मीर जो एलसी के उस तरफ है वो तो बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, तो उधर भी वो ये बताना चाहते हैं इस घटना के कि देखिए वहां भी ऐसी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है, वहां भी कुछ ना कुछ इस किस्म की वारदातें होती रहती हैं। और ये नैरेटिव जो है इसको उन्होंने एक तरीके से प्ले अप करने की कोशिश की है। अब इस चीज को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो मकसद साफ है, हालांकि उस मकसद में वो सफल नहीं होंगे। इंटरनेशनलाइजेशन कश्मीर का इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी कोई उनकी बात मानने को तैयार है। संबंध भारत अमेरिका के कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो टेररिस्ट जो टूरिस्ट हैं वो उनको जो डराने की जो कार्रवाई की गई है उसमें भारत को उभर के सामने आना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हम इसको कैसे, हम हमें क्या करना है। अब सबसे इसमें जो कहते हैं एक तो ओवर्ट ऑप्शन होती हैं जो सामने से दिखाई देती हैं। जाहिर है कि इस समय बातचीत चल रही है देश में, जितने भी लीडर्स हैं और जितने भी ओहदेदार हैं मिलिट्री में, सिक्योरिटी फोर्सेस में, ये सब इसका मनन कर रहे होंगे। इस कंटीजेंसीज के लिए भी वो तैयार रहते हैं, प्लान भी रहता है, और हमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि किस तरीके से वो एक्शन लेंगे। एक्शन होना चाहिए, जरूर होगा, आज हो कल हो, ये मेरे विचार से जो प्लानर्स हैं और जो एग्जीक्यूटर्स हैं उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाए। वो तो शायद टीवी स्टूडियोज में डिसाइड नहीं होता है। जाहिर सी बात है ये टीवी स्टूडियो में डिसाइड नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। जो लोग जिनकी जिम्मेदारी है, जो लोग है वो लोग इस पर जरूर निर्णय लेंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो है एलओसी पर, बॉर्डर पर भारतीय सेना जो है उसको अलर्ट कर दिया गया, और दूसरी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी जो सेना है वो बंकरों में छुप गई है और वो इस वक्त बॉर्डर पर दिखाई नहीं दे रही। ये दो खबरें आ रही हैं, इसके क्या आप इसको कैसे आप इसकी व्याख्या करेंगे? देखिए उनको भी अंदाजा है कि इंडिया रिटेलिएट करेगा, और इंडिया रिटेलिएट कैसे करेगा तो वो भी अपने अपने आइडिया लगा रहे हैं। तरीके बहुत हैं, चाहे हम बमबारी करें, चाहे मिसाइल मारें, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करें, चाहे दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, तो वो अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि उन ऑप्शन से बचाने की। तो इस कारण से जाहिर है कि सरगर्मी वहां हुई होगी और कुछ हरकत हमारी तरफ भी हुई होगी, और हमने भी कुछ मेरे विचार से एलसी के ऊपर और ज्यादा जोर दिया होगा और इन्फिल्ट्रेशन की तरफ भी जोर दिया होगा। दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ओवर्ट कॉवर्ट ऑप्शन ये दोनों को तो हम छोड़ देते हैं जिन्होंने करनी है उनके ऊपर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अटैक बिना लोकल मदद के, बिना सपोर्टर्स के, बिना स्लीपर सेल के, बिना ये जो ओवरग्राउंड वर्कर है उनके संभव नहीं है। और ये मेरे विचार से कश्मीरियों को भी समझना चाहिए। वो लोग जो हैं टेररिस्ट अभी बाहर नहीं गए, कहीं ना कहीं जरूर छुपे होंगे, और जहां भी वो छुपे हैं जिसको भी मालूम है वो उसको खबर शेयर करनी चाहिए। आखिर में पाकिस्तान ने उनके पेट पर लात मारी है, कश्मीरियों के पेट पे लात मारी है, कश्मीरियों का पूरा जो प्रॉस्पेरिटी है उसके ऊपर लात मारी है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कश्मीरी को उनसे सिंपैथी होनी चाहिए। और ये जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ उतनी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जितनी टेररिस्ट के खिलाफ होती है। और इस बारे में मेरे को लगता है कि हम लोग पहले शायद थोड़े नर्म रहे हैं, इसमें हमें और ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। लॉज भी थोड़े स्ट्रिक्ट चाहिए, और पहले भी जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप आए, प्रदर्शन हुए, अब जिसने वो प्रदर्शन कराए और उसके बाद में वो गुम हो गया उसके खिलाफ कोई खास एक्शन हमें दिखा नहीं। उसी मुताबिक पहले भी हम लोग काफी सपोर्टर्स को पकड़ चुके हैं, ओवरग्राउंड वर्कर को, कुछ ना कुछ कोर्ट केस चलता है, बच के फिर निकल जाते हैं। तो ये कड़ी जो है, ये कड़ी जो है ये एलसी के इस तरफ हुआ है और हमारी कमजोरी मानी जाएगी। इसको हमें मेरे विचार से अभी बड़ी मुस्तैदी से हमें इसको हल करना पड़ेगा। जनरल साहब आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात कही है। ये जो आप कह रहे हैं जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जो अटैक है वो बिना लोकल सपोर्ट के नहीं, और हालांकि कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं पूरे जम्मू कश्मीर में
आतंकवादी हमले के खिलाफ जो है लोग कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे हैं लोग, क्योंकि कश्मीरियों को इस बात का एहसास तो है कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया, आतंकवादियों ने जो किया, सीधा सीधा उनके पेट पे लात मारी है, उनका चूल्हा जो है जो जल रहा, उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है उस पर लात मारी है। तो ये बात जरूर है। इस बीच मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीरें मिल रही हैं, ये बैठक जो वहां पे कश्मीर में चल रही है, ये इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें हैं। वहां पर आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा जो हैं और तमाम जो सुरक्षा से जुड़े जो प्रमुख अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद है और उनके साथ ये बैठक चल रही है और गृह मंत्री तमाम हालात का जायजा ले रहे हैं। ये इस वक्त की ताज़ा तस्वीर थी जो मैंने आपको दिखाई, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जिससे मैं कह रहा था कि जनरल साहब की जाहिर सी बात है कि कश्मीर, आम कश्मीरी भी इससे उद्वेलित हुआ है। अभी तो खबर ये भी आ रही थी, जिसको मैं बार बार बता रहा हूं, कि मस्जिदों से बाकायदा जो है आतंकवादियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ मस्जिदों से ये ऐलान किया जा रहा है कि उन्होंने जो कुछ किया है वो बहुत गलत किया और इसकी निंदा हम करते हैं। तो ये तो साफ समझ में आ रहा है। लेकिन ये भी सही है कि कुछ जो है उनके स्लीपर सेल हैं जो मौजूद हैं और उनकी बिना मदद के उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन स्थानीय लोगों का अब जो है ये शायद जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जो स्लीपर सेल हैं उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करें और यहां से जो है अगर ऐसा हुआ तो शायद कश्मीर में एक और हम बड़ी पहल की तरफ, एक और बड़े चेंज की तरफ बढ़ सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं इस बात को। जी जनरल साहब, आप मेरे से जी 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 मेरा आप ही से सवाल है जी, फिर मैं प्रभु जी के पास जा रहा हूं। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा आपने प्रभुदयाल जी, आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट आ रहा हूं जी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इन स्लीपर सेल्स के ऊपर लगाम लगनी चाहिए और हमें अपनी जो अंदरूनी इंटेलिजेंस है, बाकी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, अभी मेरे विचार से अभी एक कॉर्डन एंड सर्च, इसको कॉर्डन कर दिया होगा, उसके बाद अभी सर्च ऑपरेशन होगा, ड्रोन्स का, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके जाहिर है कि इनको ये पकड़े तो जाएंगे। इतनी अगर 7 आदमी हैं तो 7 आदमी इतनी आसानी से तो भाग नहीं पाएंगे। अगर सब कॉपरेट करें, सारी एजेंसीज और लोकल्स अगर कॉपरेट करें तो जाहिर है कि ये सारे के सारे पकड़े जाएंगे। ये तो इधर के खिलाफ है। बाकी पाकिस्तान के साथ क्या करना है, जाहिर है कि सारे ऑप्शंस टेबल पर हैं और सही वक्त पर, सही टाइम पर उसको और हर चीज को मेरे विचार से पहलू को सोच के जो भी जिन्होंने डिसीजन लेना है वो इसके बारे में डिसीजन लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान बिना पनिशमेंट के तो नहीं बचेगा। बिल्कुल। लेकिन प्रभुदयाल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि पिछले लंबे अरसे से हम देख रहे थे भारत ने जिस तरह की नीतियां अपनाई थी, पाकिस्तान की जो है आर्थिक स्थिति वो उसकी कमर टूट गई थी पूरी तरह से, और इसीलिए हम देख रहे थे कि बहुत पाकिस्तान कश्मीर में या भारत के बाकी हिस्सों में जो टेररिस्ट जो एक्टिविटी उसकी चलती हैं उसको वो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रहा था क्योंकि वो खुद अपनी चीज़ों में उलझा हुआ था। लेकिन अचानक से जनरल आसिम मुनीर जो है जाकर एक बयान देते हैं और ये घटना होती है। कैसे इसको आप लिंक करते हैं और ये क्या पाकिस्तान एक बार फिर से जो है अपनी चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है, या उसने इतने लंबे समय तक जो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा था उसने फिर से जो है अपने आप को रीयूनाइट किया है, ऐसे आतंकवादी हमलों के लिए तैयार किया? देखिए, पाकिस्तान की नीति में और उसकी नीयत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान की जो भारत के प्रति नीति है, नीति, उसकी जो नीयत है, उसमें बदलाव नहीं हुआ है और होना भी नहीं, क्योंकि वो तो ये ठान के बैठे कि किसी तरह से अगर वो भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो पहुंचाएंगे। जनरल अस्थाना ने बिल्कुल सही कहा कि वो स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल करते हैं और वक्त आ गया है कि हमको सख्ती दिखानी है कई तरह से। देखिए, ये विचार किया जा रहा है मीडिया में भी, इंटेलिजेंसिया में, कि किस तरह से भारत को रिटेलिएट करना चाहिए। क्या हमको फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? तो इसमें तो सरकार को विचार करना होगा कि किस तरह से हम पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन देखिए, और भी बहुत से तरीके हैं। अभी जिक्र हुआ था, जनरल अस्थाना ने कहा था कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में जो है इंसर्जेंसी चल रही है और बहुत नाराजगी है वहां के लोगों में। देखिए, हम पाकिस्तान से बहुत शराफत से पेश आते रहे। हम हमेशा जो है उसके साथ एक सिविलाइज्ड वे में डील करते रहे, लेकिन अब वो वक्त चला गया। अब हमको पाकिस्तान के साथ
वैसा ही करना चाहिए जैसा वो हमारे साथ करता है। देखिए, बलूचिस्तान में जो मूवमेंट है सेपरेटिज्म का, वो जो कुछ कश्मीर में होता है उससे कहीं ज्यादा है। बलूची जो है वो कभी भी नहीं किसी तरह से रेकनसाइल कर पाए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। और वहां पर जो रिबेलियन है, देखिए अगर उन्होंने यहाँ 27 मारे हैं तो आप ये सोचिए वहां पर अभी इसी साल कितने ज्यादा वहां पर आतंकवादियों ने या जो लिबरेशन फाइटर्स ने लोगों को मारा। जी। तो भारत को मेरे विचार में पूरी तरह से ऐसे लिबरेशन फोर्सेस की सहायता करनी चाहिए। प्रभुदयाल जी, प्रभुदयाल जी पॉलिसी का हिस्सा है। हाँ, लेकिन क्या प्रभुदयाल जी, एक मिनट, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। हमें सपोर्ट करना चाहिए बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। कैसे करेंगे ये कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। एक तो माली आप सहायता दीजिए, और तालिबान की जो सरकार है काबुल में वो काफी नाराज है पाकिस्तान से। पाकिस्तानी जो है सरकार वो अफगानी जो रेफ्यूजीज वहां पर है उनको इकट्ठा करके अफगानिस्तान वापस भेज रही है। इस बात पे बहुत नाराजगी है काबुल में। तो हमको किसी से भी सहायता मिले, हमको कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उसकी हम सहायता करें और पाकिस्तान को कमजोर करें। क्योंकि अगर पाकिस्तान कमजोर होगा और अपने जो हालात है उनसे बस वो निपटता रहेगा तो शायद हम उम्मीद रख सकते हैं कि उसकी जो ये भारत के प्रति जो उसकी जो नीति है वो कमजोर हो। क्यों ये नीति छोड़ेंगे तो नहीं वो कभी, लेकिन उनके पास जो मीन्स, देखिए अगर उनकी सेना जो है वो खैबर पख्तूनवा में और बलूचिस्तान में लड़ने में जो है वही जूझ रहेगी तो फिर उससे जरूर कुछ जो कश्मीर में हरकत करते हैं उससे शायद थोड़ी उसमें कमी होगी। लेकिन देखिए हमने बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान के साथ बर्ताव किया। अब वक्त बदल गया। अब हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये एक बहुत दुष्ट मुल्क, और जैसा मैंने पहले कहा कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी। पाकिस्तान की नीति ना बदलेगी ना इनकी नीयत बदलेगी। हमको जवाबी कार्रवाई किस तरह से करनी है इसके बारे में निर्णय करना। ओके, मैं इससे पहले आपसे अगला सवाल पूछूं, मैं ये भी बता दूं जो हमको कश्मीर से जो तमाम तस्वीरें मिल रही हैं, जो अपडेट मिल रहे हैं वो आपको लगातार वो दे रहे हैं। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो आज तुरंत जो है वो कश्मीर पहुंच गए हैं, श्रीनगर में हैं और श्रीनगर में वो बैठक कर रहे हैं। उनके साथ जो है एलजी भी मौजूद हैं। इस पूरी बैठक में मैं प्रभुदयाल जी या जनरल साहब अगर आपसे मैं एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहूँ। इसमें एलजी हैं, इसमें गृह मंत्री हैं और तमाम अधिकारी हैं, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला वो इसमें फिलहाल नहीं दिख रहे हैं इस बैठक में, सिक्योरिटी वाली इस बैठक में। इसके क्या मायने हैं, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए ये जो सिक्योरिटी बैठक है, ये सिक्योरिटी बैठक जो है ये अगर प्लानिंग के तौर पे देखी जा रही है और क्योंकि अभी की हालत में कश्मीर जो है वो फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है, अभी भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए फालतू में मिक्सचर ना हो, दो पावर सेंटर ना हो, इसलिए ये बेटर रहेगा कि एक ही आदमी जिसके पास जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर की, सिक्योरिटी की, वही हैंडल करे। तो उस लिहाज से मेरे विचार से अभी तक अगर कश्मीर की, और इसमें जैसा कि हम सभी बोल चुके हैं कि एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर के दायरे से थोड़ा बाहर हो जाता है। तो उस हालत में गृह मंत्री का वहां होना जरूरी है, सिक्योरिटी एजेंसीज का वहां होना जरूरी है, उनके हेड्स का होना जरूरी है जो कि वो हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का होना जरूरी है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे विचार से इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। अचंभे वाली बात नहीं है, बिल्कुल। यूटी है, जो है अभी भी जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी है, इस बात को समझने की जरूरत है। और साथ साथ सिक्योरिटी का मामला है जिसमें बाहरी ताकतों की और बॉर्डर से जुड़ी सिक्योरिटी जो इसमें इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मुकेश, आपके पास कुछ अपडेट अगर अब तक आई हो, जो आप उस अपडेट के बारे में, अभी कुछ दृश्य आए थे जिसमें वहाँ हॉस्पिटल्स के बाहर जो लोग हैं वो लगातार जो वहाँ पर घायल हुए, जिन लोगों को गोली लगी, वो सब हॉस्पिटल में, उनके परिजन हॉस्पिटल में, वहाँ से कोई खबर आपके पास, अपडेट नहीं? मुझे लगता है मुकेश के पास आवाज़ नहीं जा रही है। मैं मुकेश के पास जाऊं उससे पहले प्रभुदयाल जी, अभी आपने एक बात की, आपने कहा कि जो पाकिस्तान की जो फॉल्ट लाइंस हैं
बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं, चाहे बलूचिस्तान हो या फिर वहाँ पर जो है बाकी जो अंदरूनी हालात पाकिस्तान के हैं वो सारी चीज़ें हैं, अफगानिस्तान है, हमको उस पर थोड़ा सा देखना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान और कमज़ोर हो सकता है। लेकिन प्रभुदयाल जी, एक थॉट रही है लंबे समय तक भारत में, और भारत में चाहे वो वैश्विक मामलों के जानकार हो, विदेशी मामलों के जानकार हो या भारत पाकिस्तान मामलों के एक्सपर्ट हो, उनकी एक सोच रही है कि भाई अगर पाकिस्तान जो एक वीक पाकिस्तान है वो भारत के लिए सरदर्द बन सकता है, क्योंकि एक न्यूक्लियर वो ताकतवर स्टेट है, वहां के वेपन्स जो है, न्यूक्लियर वेपन जो है वो आतंकवादियों के हाथ चले जाएंगे। एक ऐसी थ्योरी रही है कि भाई पाकिस्तान जो है एक सुरक्षित और स्थिर पाकिस्तान रहना चाहिए। क्या अब इस नीति से हटकर अब सोचने की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी आतंकवादी संस्था है वो पाकिस्तान आर्मी है। जो छोटी मोटी संस्थाएं हैं, लश्कर ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद, ये सब पाकिस्तान आर्मी की पालतू सेनाएं हैं। लेकिन जो असली आतंकवादी है वो पाकिस्तानी सेना है। तो उसके पास तो एटॉमिक बॉम्ब है ही, तो और अगर किसी और संस्था के पास चल जाएगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, जब तक पाकिस्तान और कमजोर नहीं होता, वो अपनी जो भी ताकत है वो हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। तो हमारे हित में यह है कि पाकिस्तान जितना कमजोर हो जाए वो अच्छा। उसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो खराब हो, उसके इंटरनल जो फॉल्ट लाइंस हैं वो बढ़े, वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज में लड़ाई झगड़े हैं वो और बढ़े, आर्मी के खिलाफ अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान कुछ विरोध करती है तो वो विरोध बढ़े। जितना पाकिस्तान कमजोर हो वो हमारे लिए अच्छा है। सही बात है। देखिए, और एक पुरानी कहावत है, माय एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी शक्तियां काम कर रही हैं वो हमारे दोस्त हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तो दुश्मनी ठान के बैठा। हमने लाख कोशिशें कर ली कि उसकी नीयत में बदलाव आ जाए, हमने लाख कोशिशें कर ली कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव आ जाए, नहीं हुआ। हमने बहुत कुछ देख लिया है। देखिए, अब एक सब्र की भी एक सीमा होती है। अब ये वक्त आ गया है कि हमको जो पॉलिसी पाकिस्तान के प्रति अपनानी है वो ऐसी हो कि पाकिस्तान को और कमजोर करे। और अगर हम कुछ फोर्सेस जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनको सशक्त करके पाकिस्तान के साथ लड़ने में इनको सक्षम बनाते हैं तो ये हमारे हित में होगा। कैसे सहायता देंगे? फाइनेंशियली, माली सहायता दीजिए, अफगानिस्तान के थ्रू इनको वेपन्स दीजिए। हमको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इनकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को हम जैसे भी कमजोर कर सकें वो हमारे हित में। अब जब आप पाकिस्तान को कमजोर करने की, तो उसमें एक इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान को कमजोर करने की जरूरत है, ताकि वो जैसा आपने कहा, अब उसमें सऊदी अरब की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जेद्दा में है और शायद कुछ देर में उनकी वहां के क्राउन प्रिंस के साथ उनकी बैठक शुरू होने वाली है। तो सऊदी अरब की क्या भूमिका हो सकती है? भारत क्या सऊदी अरब से एक्सपेक्ट कर सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब चर्चा करेंगे तो उसमें क्या कुछ चीजें हो सकती हैं सामने टेबल पर? देखिए, सऊदी अरब की जो पॉलिसी है साउथ एशिया के प्रति, उसमें बहुत बदलाव आ चुका है। एक जमाना था जब सऊदी अरेबिया हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में सोचता था, अब वो जमाना नहीं रहा। अब जो करंट लीडरशिप है सऊदी अरेबिया की, इसकी सोच ही बहुत फर्क है पुराने सऊदी लीडरशिप से। ये सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहा है, काफी तरह की फ्रीडम्स वहां दी जा रही हैं, और पाकिस्तान जैसी कंट्री से तो वो परहेज कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के लोगों को वहां पर भीख मांगते पाया गया, तो पाकिस्तानीज के लिए वहां पर बैन लगाया था जाने में। वो पाकिस्तान जैसी कंट्री से आज सऊदी अरेबिया ज्यादा दोस्ती नहीं रखना चाहता, क्योंकि हमेशा जो है पाकिस्तान उनके सामने कटोरा लेके खड़ा हो जाता है भीख मांगने के लिए। सऊदी अरेबिया भी तंग है उनसे, यूएई भी तंग है। भारत के प्रति जो अब सऊदी अरब का या यूएई का, ऐसे देशों का जो उनका रुख है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। वो ये देखते हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट करके उनको कितना फायदा हो सकता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में,
डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में, ट्रेड में। देखिए सऊदी अरेबिया हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, पाकिस्तान के साथ उनका क्या ट्रेड। तो हर तरह से जो ये गल्फ कंट्रीज हैं ये देख रही हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाना उनके लिए अच्छा है। आप ये भी देखिए कि जो पाकिस्तान से गए हुए लोगों की पॉपुलेशन है गल्फ कंट्रीज में वो बहुत कम है बमुकाबले इंडिया से गए लोगों के। हमारे जो इंडियंस हैं इन गल्फ कंट्रीज में उनकी संख्या कहीं ज्यादा है, क्योंकि उनको एतबार की नजर से देखा जाता है। वो दंगा फसाद नहीं करते हैं। पाकिस्तानी जहां जाते हैं वो दंगा फसाद करते हैं। उनको वहां पर एज लेबरर वर्कर्स एम्प्लॉय करना बड़ा खतरे का काम होता है, क्योंकि वो मालिक से झगड़ा करते हैं। तो सही बात यह है कि जो भारत के प्रति इन गल्फ कंट्रीज की जो अब पॉलिसी है वो पहले से बहुत बदल गई है। और हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद कितनी तवज्जो दे रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, कतर के साथ, ओमान, कुवैत, इन सब कंट्रीज के साथ ताल्लुकात कैसे बढ़ाए जाएं। सऊदी अरेबिया में वो कितनी बार जा चुके हैं। गल्फ कंट्रीज में कुल मिला के उनके 15 दौरे हुए हैं। वो क्या दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री को वहां पर आमंत्रित किया जाता है। इंडिया के साथ जो ताल्लुकात है वो अच्छा करना चाहते हैं। और आप देखिए क्या पाकिस्तान के लीडर्स को वहां इस तरह से बुलाया जाता है, पाकिस्तान से परहेज किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका जो नाता है वो टेररिज्म से है, इकोनॉमिकली इतना वीक हो गया है, अंदरूनी हालत उनकी बड़ी खस्ता है। तो फिर ऐसे देश का क्या कहा जा सकता है। भारत के प्रति हमेशा पाकिस्तान जो है अपनी पूरी ताकत जूझ के, पूरी ताकत लगा के हमको नुकसान करने की कोशिश करेगा। मैं पाकिस्तान में 4 दशक पहले वहां पोस्टेड था 1980s में। जो वहां तब मैंने पाकिस्तान की पॉलिसी देखी वो आज भी, और उनके लीडर्स तब भी कहते थे, आज भी कहते थे, वी मस्ट ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। हम इंडिया को जितना नुकसान पहुंचाएं वो हमारे हित में। तो ऐसे देश को तो हमको नुकसान पहुंचाना चाहिए। उनकी तो हालत वैसे ही खस्ता है, अब उनको हम ऐसा कर देना चाहिए हमको कि वो भीख मांगने के भी काबिल ना रहे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जनरल साहब आपके पास आऊं, एक खबर आपको बता दूं। इस बीच जो है जम्मू कश्मीर में जो द चैम्बर ऑफ बार एसोसिएशन जम्मू जो है उसने जो है कल कंप्लीट शटडाउन का, इस आतंकी हमले के विरोध में उसने पूरी तरह से कल बंद का ऐलान किया है। और महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करके कहा है कि जो है इस बंद का उन्होंने समर्थन किया और कहा है कि ये जो अटैक है ये हम सब पर है अटैक, और हमको मिलकर इसके खिलाफ जो है ये जो शटडाउन है इसको सफल भी बनाना है। और ये जो निर्दोष लोगों को जो हत्याएं की गई उसको हमको कंडेम भी करना है। ये वहाँ से जो लगातार अपडेट आ रही हैं वो है। लेकिन जनरल साहब आप प्रभुदयाल जी की बात से कितना सहमत हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर बनाने की रणनीति पर भारत को काम करना पड़ेगा, और उसमें चाहे बलूच या अफगानिस्तान में जो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको भारत को अपना दोस्त समझना होगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए ये जो नीति है ये जाहिर है कि बाकी मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। ये एक्शंस जो हैं ये इनको हम लोग आर्मी में या स्ट्रेटेजिक टर्म्स में इसको बोलते हैं कोवर्ट ऑप्शन। तो ये कोवर्ट ऑप्शंस हमेशा टेबल पर हैं और ये हमें हर कंट्री करता है। इजराइल ने भी किया है, अमेरिका ने भी किया है। तो हम ना पहले हैं ना आखिरी हैं इस किस्म की एक्शंस को करने में। और अपने देश के इंटरेस्ट में, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी एक्शन जो है वो जायज है। अगर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर मार सकता है तो कोई कारण नहीं बनता कि हम ऐसा कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उसी मुताबिक अगर इजराइल पेजर एक्शन कर सकता है और जो उनके टेररिस्ट जो उनको खतरा लगते हैं उनके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई कर सकता है, तो वो ऑप्शन हमारे पास भी नहीं। लेकिन क्या ऑप्शन नहीं जनरल साहब, ऑप्शन है लेकिन क्या वो हमारी कैपेबिलिटी, हमारी क्षमता है? देखिए इस चीज को मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा नेशनल टेलीविजन पे। ओके। कारण ये है क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है कि इस किस्म की ऑप्शंस शायद इस्तेमाल हों। तो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है क्या नहीं है, मेरे विचार से ये तर्क संगत नहीं होगा टीवी के ऊपर इसको कमेंट करना, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक चीज, हाँ जी बोलिए। हाँ, लेकिन ऑप्शंस ऐसी हैं और कोवर्ट ऑप्शंस हमें अपनानी चाहिए, इसके मैं समर्थन में जो सवाल आपने डायरेक्ट पूछा मेरे जी। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने कहा कि जाहिर सी बात है अब क्या एक्शन होगा और वो टीवी पर हम नहीं बैठ के बात कर सकते, वो सही बात है, और जो राजनीतिक नेतृत्व है वो निर्णय लेगा। लेकिन
सेना के, आप क्योंकि सेना को, भारतीय सेना को आप सर्व कर चुके हैं, मैं आपसे सेना की तरफ से क्या ऑप्शंस जो हैं हो सकते हैं? क्या सेना, क्योंकि जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तब जो बार में खबरें आई थी कि वायुसेना ने कहा था वी आर रेडी, और हमको सिर्फ एक कमांड दीजिए, हम तैयार हैं। तो इस तरह से सेना की ओर से किस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं जो है राजनीतिक नेतृत्व के लिए? हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। जो टेरर कैंप्स हैं एलईटी के सारे मेजर्ड हैं। अगर आप बोले हवाई हमला करो तो हवाई हमला हो सकता है। आप अगर पॉलिटिकल लीडरशिप बोले वहां पर मिसाइल मारो तो मिसाइल मारी जा सकती है। ड्रोन से हमला करो, ड्रोन से हमला किया जा सकता है। बाकी के अगर स्पेशल मिशन एक्शंस कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। टारगेटेड किलिंग करनी है वो भी हो सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस टेबल पर हैं और भारतीय सेना हर हालत में हर कॉन्टिजेंसी पे विचार करती है। ऐसा नहीं है कि इस कॉन्टिजेंसी को हमने सोचा नहीं होगा। अगर आसिफ मुनीर ने इस किस्म की बात की है तो जाहिर है कि इस कॉन्टिजेंसी के ऊपर भी सोचा गया होगा। वो बात दूसरी है कि इसका मतलब कुछ स्लीपर सेल्स हैं, कुछ लोग हुए हैं। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो अगर कुछ इंटेलिजेंस लैप्सेस हुए वो भी सामने उभर के सामने आएंगे और किन किन ने मदद करी वो भी सामने उभर के आएगा। उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और जाहिर है कि इसके ऊपर भी एक्शन होगा। तो सेना के पास हर किस्म की ऑप्शन है। अब ये डिपेंड करना है क्योंकि हर किस्म की ऑप्शन की एक कॉस्ट होती है। बोलने को कई लोग टेलीविजन में काफी देर से सुन रहा हूं लड़ाई कर देनी चाहिए। अरे भैया, लड़ाई की भी अपने कॉस्ट होती है। तो उस कॉस्ट की जरूरत है या नहीं है, इन दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। उसी मुताबिक लिमिटेड एक्शंस भी हो सकता है, ड्रोन स्ट्राइक्स भी हो सकती हैं। इजराइल वगैरह ने ड्रोन स्ट्राइक्स भी की हैं टेररिस्ट पर, वो मॉडल भी हम अपना सकते हैं। तो सब ऑप्शंस हैं और सब ऑप्शंस की तैयारी रहती है। और मेरे विचार से जो भी सही ऑप्शन लगती है, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप और बाकी के भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तीनों को मिलके ये देखना चाहिए कि कौन सी ऑप्शन ज्यादा असरदार रहेगी। देखिए, जिसने भी एक्शन किया है उसके 2-3 मकसद थे। पहला मकसद है आपकी डेवलपमेंट को रोकना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई ऐसी ऑप्शन हम ले जिससे हमारा डेवलपमेंट रुक जाए। नंबर 2, कश्मीर में सारे टूरिस्ट को डराना। ऐसी ऑप्शन ना ले हम जिससे हम सारे टूरिस्ट डर जाएं और कश्मीर में फिर कोई डेवलपमेंट ना हो और कोई आदमी ना आए। तो हमें ये भी इस चीज को भी मद्देनजर रखना है। उसी मुताबिक जो कितना हम नुकसान पहुंचा सकते हैं उसके बारे में भी हमें सोचना है। लेकिन इसमें कोई राय नहीं है कि ये हमला बड़ा है, एक्शन होना चाहिए। क्या एक्शन होगा, किस समय होगा, यह मेरे विचार से हमें उन लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए जिन्होंने एक्शन लेना है और जिन्हें सारे प्रॉज एंड कॉन्स सोच के आगे बढ़ना। जाहिर सी बात है, एक्शन होना चाहिए, एक्शन बड़ा एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान को दर्द महसूस होना चाहिए, इतना बड़ा एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान को एक सबक भी मिलना चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं राजनीतिक नेतृत्व और जो भारत की रक्षा के नेतृत्व है उनके ऊपर हमको छोड़ना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए। इसके पहले भी पाकिस्तान को जवाब दिए गए हैं, तो उम्मीद करते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो पॉजिटिव कुछ निकल के आएगा। लेकिन प्रभुदयाल जी, एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस वक्त ये आतंकी हमला होता है, जेडी वेंस भारत में हैं, अपने परिवार के साथ भारत में हैं और वो भी भारत में तमाम खबरें जो आ रही हैं उनको वो खुद भी जानकारी जुटा रहे होंगे, उनको फर्स्ट हैंड सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं। और उस ऐसे में अमेरिका का रुख जो है इन सारी चीज़ों में, या अमेरिका का जो इंफॉर्मेशन सेंटर है उसको लेकर के क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकता है और अमेरिका इस चीज़ को कैसे देख रहा होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका को बहुत अरसे से मालूम है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। कुछ हद तक अमेरिका ने पाकिस्तान पे कार्रवाई करने की कोशिश की है। लेकिन देखिए, असली बात यह कि पाकिस्तान के टेररिज्म से जूझना हमको ही है और हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस लड़ाई को शायद हमें अकेले ही लड़ना, और हम में ताकत है कि पाकिस्तान के टेररिज्म से हम निपट सकते हैं। अब आपने बात यह की कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वैंस भारत के दौरे पर हैं और ऐसे वक्त पर ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से ये कोशिश करता है कि वो मीडिया अटेंशन, ग्लोबल मीडिया अटेंशन अट्रैक्ट करे कश्मीर पे, और इस वजह से जब वैंस साहब यहां पर तशरीफ लाए हुए हैं तब कश्मीर में इस तरह का आतंकवादी हमला करना पाकिस्तान की एक पॉलिसी रही है और उसके पॉलिसी के मुताबिक ऐसा किया गया है। इसमें कुछ और बातें ध्यान करने की हैं।
प्रधानमंत्री हमारे सऊदी अरेबिया के दौरे पे। पाकिस्तान हमेशा से ये प्रोजेक्ट करता आया है कि कश्मीर का जो इशू है ये एक इस्लामिक इशू है। आपको याद होगा कि ओआईसी की मीटिंग्स में पाकिस्तान ये जेएनके इशू को उठाता है कि जैसे ये मुस्लिम्स के राइट्स को छीना गया। तो ये सऊदी अरेबिया के दौरे पे हमारे प्रधानमंत्री हो और ये ऐसा आतंकवादी हमला होना कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। ये बहुत सोची समझी पाकिस्तान की नीति के अनुसार किया गया है, अट्रैक्ट करने के लिए मीडिया अटेंशन। इसके अलावा देखिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि पाकिस्तान को परेशान कर रही है। एक तो उनके यहाँ अपने आंतरिक हालत अच्छे हैं, तो एक अटेंशन को डाइवर्ट करने की बात होती है। हमेशा से पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि उनके अपने लोगों की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो। तो ये पाकिस्तान की सोच के अनुसार है कि जम्मू एंड कश्मीर में इस तरह का आतंकवादी हमला हो और पाकिस्तानियों की जो अटेंशन है उस पर जाए। इसके अलावा देखिए कश्मीर में जो खुशहाली आ गई थी, वहां पर टूरिज्म बढ़ रहा था, वहां पर जो इकोनॉमिक वेलबींग थी, लोग हंस खेल रहे थे, वो पाकिस्तानियों को नागवार। पाकिस्तानी सेना चाहती थी कि किसी भी तरह से इस खुशहाली को खत्म किया जाए। तो ये आतंकवादी हमला जो उन्होंने किया उनकी एक बड़ी सोची समझी साजिश का नतीजा है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के प्रति सख्त नीति अपना रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे सब हालात होते रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रति जितनी सख्ती अमेरिका को दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई जाती। और पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि इसको इशू को प्रोजेक्ट करे कि जैसे ये कोई इस्लामिक इशू है, मुस्लिम्स के ह्यूमन राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, ये उनका राग रहता है। तो इसी राग को अलापने का एक इन्होंने ये नया तरीका अपना। लेकिन ये नया तरीका ये भी है कि सैलानियों में आइडेंटिफाई करके उसमें जो हिंदू थे उनको चुन चुन कर मारा गया, ये भी किस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, इसको भी समझना जानना जरूरी है। आ रहा हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद और ये चर्चा जारी रहेगी। हम लगातार कश्मीर से जो अपडेट मिल रहे हैं, जो तस्वीरें मिल रहे हैं, वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहली तस्वीर जो गृह मंत्री इस वक्त बैठक ले रहे हैं, उनके साथ मनोज सिन्हा जो एलजी हैं वो भी हैं। तीसरी जो नीचे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि स्थानीय लोग जो हैं इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आतंकवाद की घटना की निंदा कर रहे हैं और वो एक कैंडल लाइट मार्च भी निकाल रहे हैं। पूरी तरह से कश्मीर में लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि दरअसल आतंकवादियों ने जिस तरह से सैलानियों को निशाना बनाया है वो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की एक साजिश है। तो इस वक्त हम जम्मू कश्मीर में जो बड़ा आतंकी हमला हुआ उसके बाद की तमाम अपडेट्स पर हम लगातार बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो श्रीनगर में हैं, वो लगातार सिक्योरिटी से जुड़ी बैठकें कर रहे हैं। ऑपरेशन चल रहा है, अभी पहलगाम में ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और आतंकवादी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनकी तलाश चल रही है। देर रात में इस वक्त जो है ऑपरेशन ये लंबा चलेगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेद्दा में हैं और जेडी वेंस भारत में है। जेडी वेंस ने इस घटना को लेकर के जो है ट्वीट किया और इस पर दुख जताया। जो परिवार जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति संवेदनाएं जताई। और इस बीच जो है ईरान की जो एम्बेसी है, भारत में ईरान की एम्बेसी है, उसने भी ट्वीट करा और उसने ये लिखा है, ईरान की तरफ से जो है शोक जताया गया और ईरान ने जो है इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है, पहलगाम आतंकवादी हमले की और जम्मू कश्मीर में जो हुआ। और ये भी इस ट्वीट में ईरान की तरफ से कहा गया है जो निर्दोष लोग जो हैं जिनको इस तरह से मारा गया और जो घायल हुए उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। और ईरान की सरकार की तरफ से ये ट्वीट करके कहा गया है कि भारत सरकार और यहाँ के लोगों के साथ जो है और जो पीड़ित परिवार हैं, हम उनकी स्पीडी रिकवरी और गुड हेल्थ के लिए भी प्रेयर कर रहे हैं और हम भारत के साथ हैं। इस मामले को ईरान ने ट्वीट करा। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जनरल साहब की कश्मीर में तो आतंकवादी हमेशा से साथ चाहते थे कि कश्मीर में जो है हिंदू ना रहे। 90 में जब आतंकवाद का दौर शुरू हुआ तब उन्होंने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया ताकि वो घाटी जो है बिल्कुल हिंदुओं से विहीन हो जाए। लेकिन उसके बाद सैलानियों में इस तरह की चीज नहीं देखी जाती थी। अब जिस तरह से आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुनकर उनका नाम पूछकर कलमा पढ़वाने की भी खबरें आ रही हैं कि कई जगह उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे और जो लोग हिंदू थे उनका नाम पूछ के फिर उनको निशाना बनाया गया। ये क्या स्ट्रैटेजी है? और फिर कह रहा हूं जनरल आसिम मुनीर का बयान जो है इससे जोड़कर देखा जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान जो है दो अलग अलग कौमें हैं और वो एक साथ रह नहीं सकती। और उसके बाद ये आतंकवादी हरकत और जिसमें इस तरह से आतंकवादी करते हैं।
देखिए, इसके तार उनकी स्पीच से भी जुड़े हैं और इसके तार इस एक्ट से भी जुड़े हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में कुछ इस किस्म की घटना हुई थी कि जब एक मिनट सर, एक मिनट आपको रोक रहा हूं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने ट्वीट करा है, उन्होंने लिखा है कि डीपली डिस्टर्बिंग न्यूज आउट ऑफ कश्मीर, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स स्ट्रांग विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म, वी प्रे फॉर द सोल्स ऑफ दोज लॉस्ट and for the recovery of the injured. Prime Minister Modi and the incredible people of India have our full support and deepest sympathies. Our heart are with you all. तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। वो कह रहे हैं कि हमारा दिल जो है भारत के साथ है, भारत के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि जो है अमेरिका जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें भारत के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत परेशान करने वाली खबर है जो कश्मीर से आई है, और हम ये प्रे करते हैं कि जो लोग नहीं रहे उनकी शांति के लिए, और जो लोग इंजर्ड हैं उनकी रिकवरी के लिए हम प्रे कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो भारत के लोग हैं, जिनको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इनक्रेडिबल हैं भारत के लोग, उनको हमारा पूरी तरह से सपोर्ट है और हमारी सहानुभूति उनके साथ है। हमारा दिल जो है, आवर हार्ट्स आर विद यू ऑल, आप सबके साथ हमारा दिल है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है। जाहिर सी बात है जेडी वेंस यहाँ पर हैं, उनका ट्वीट आया, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जो है तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। अब से कुछ देर पहले 10:31 पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है। और जैसा मैंने आपको बताया, ईरान की एम्बेसी जो भारत में है उसने भी ट्वीट करा है इस आतंकवादी घटना की कड़े शब्दों में, जो है उन्होंने, उनकी तरफ से भी इसको लेकर दुख जताया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। जी जनरल साहब जी। हाँ, तो अगर आप इन ट्वीट्स को देखें तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल ओपिनियन भारत के साथ है। इंटरनेशनल ओपिनियन में चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, चाहे ईरान बोल रहा है, और जाहिर है कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी सऊदी अरेबिया में भी बात करेंगे। और ये एक तरीके से जहां तक इंटरनेशनल ओपिनियन का सवाल है, अगर हम कोई सख्त कार्रवाई करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई खास परेशानी होने वाली। दूसरी बात जो आपने कहा था कि क्या इसके तार पाकिस्तान आर्मी चीफ की वक्तव्य से जुड़े हैं, जाहिर है कि जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने इन्हीं दो चीजों के ऊपर बल दिया था। एक, हिंदू मुसलमान अलग हैं, और दूसरा कश्मीर। और उसी चीज को जैसे मैं बता रहा था कि बलूचिस्तान में भी जब अटैक हुआ था टेररिस्ट का, तो उन्होंने भी आई कार्ड देकर पंजाबियों की और स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस की, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस है जिन्होंने वहां पर बहुत ज्यादा यातनाएं दी हैं, उनको मारा था गिन गिन के। जी जनरल साहब, एक मिनट रोक रहा हूँ। लेकिन एक चीज बताऊं जनरल साहब, एक मिनट रोक रहा हूँ, आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन फिर बता दूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग खबर है, बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने ट्वीट करके पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 10:31 पर जो है सोशल मीडिया एक्स पर जो ये लिखा पोस्ट, उन्होंने कहा आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को हमारा पूरा समर्थन है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कश्मीर से जो खबर आई है वो बहुत परेशान करने वाली है, डिस्टर्बिंग है। ये उन्होंने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संवेदना जताई है जो लोग इस हमले में मारे गए हैं उनके प्रति, और जो घायल हैं उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जी जनरल साहब, अपनी बात जारी रखिए। जी हाँ, तो लेकिन जो देखने वाली बात यह है कि जब बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी लोगों को, जो पंजाबी सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने ज्यादा वहां पर आतंक किया था, उन्हीं को मारा था। किसी भी इनोसेंट आदमी को उन्होंने नहीं मारा, और जितने भी इनोसेंट थे, लेडीज थे, बच्चे थे, उनको सबसे पहले छोड़ा। हाँ, सबसे पहले छोड़ दिया था। तो जिसे बोलते हैं इन एक्शंस में भी एक कुछ मॉरल्स होते हैं, लेकिन ये जो टेररिस्ट हैं इन्होंने तो सारे मॉरल्स एक ताक पे रख दिए हैं। तो ये जो एक्शन है इसके पूरा विश्व निंदा करेगा, और इसके खिलाफ अगर हम सख्त कार्रवाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई विशेष परेशानी होने वाली है। और एक पहले हम लोग बोलते थे कि अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर कोई एक्शन करते हैं तो इंटरनेशनल ओपिनियन हमारी साइड होना चाहिए। मेरे विचार से इस केस में
इंटरनेशनल ओपिनियन ऑलरेडी हमारी साइड है, वो हमें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हमें बाकी फैक्टर्स पर सोचकर हमें एक्शन करना चाहिए। प्रभुदयाल जी, आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया, जेडी वेंस का, भारत की जो भारत में जो ईरान की एम्बेसी है, और जाहिर सी बात है अभी बहुत सारे प्रतिक्रियाएं और आएंगी, क्या इसको ये मानना चाहिए? देखिए, बड़ी कहावत है एक दूसरी, कुछ बातें समझी जाती हैं, कही नहीं जाती। हालांकि पाकिस्तान का नाम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने बयान में नहीं लिया, लेकिन इशारा तो साफ है भाई, ये कश्मीर में जो आतंकवाद हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? सबको मालूम है कि पाकिस्तान का हाथ। तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि हम भारत के साथ, हम पूरे खड़े हैं इस लड़ाई में, हम भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो साफ जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान से उत्पन्न होते हुए टेररिज्म के खिलाफ लड़ने को तैयार है। दुनिया इस टेररिज्म से अब तंग आती जा रही। देखिए, जो 9/11 के अटैक थे उसके बारे में जो हुआ, उसमें भी पाकिस्तानियों का हाथ था। जो मास्टरमाइंड था वो पाकिस्तानी था। बिल्कुल। इसी तरह और भी दुनिया भर में जो दंगा फसाद मचा है इस्लाम के नाम पे, उसमें पाकिस्तानी एलिमेंट्स का हमेशा हाथ दिखाई देता है। यूरोप में कहा जाता है कि कोई भी टेररिस्ट इंसिडेंट नहीं होता जिसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ना। तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ना टेररिज्म के मुद्दे पे हर सिविलाइज्ड कंट्री का उद्देश्य है, फर्ज है, और उसका ये एक बड़ा भारी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, सबसे ज्यादा संकट तो हमें ही झेलना पड़ता है। इसलिए सबसे आगे खड़े होकर पाकिस्तान के साथ लड़ना हमें ही हमेशा पड़ता है। अब किस तरह से इस आतंकवादी हमले का जवाब दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है और गवर्नमेंट कर भी रही है। लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट थिंकर मेरा ये मानना है कि हर रास्ता हमें खुला रखना चाहिए पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, और उनके साथ वही करने के लिए जो वो हमेशा से हमारे साथ करते आ रहे हैं। उनको जितना हम नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें पहुंचाना चाहिए।